मेंसुरेशन से पहले इस वीक का एक शेड्यूल देख लेते हैं जो हमारा टारगेट रहेगा, जिसमें फॉरेस्ट मेंसुरेशन और रिमोट सेंसिंग जो है इसे हम मंडे को कवर कर लेंगे। ये वाला पार्ट है इसे वेडनेसडे और इसको पार्ट जो है इसे करेंगे फ्राइडे को। अगर ये फ्राइडे तक हो जाता है इसका मतलब है मीन्स 5 जुलाई तक अपना जो टारगेट है इस वीक का अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि अपना सिलेबस इजिली 15-16 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत डिले होता है तो थोड़ा सिलेबस जो है वो 20 जुलाई तक खिसक सकता है, तो कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई तक ही सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ फ्राइडे को अगर टाइम मिलेगा तो पीटी शर्मा की एक रिव्यू मिल जाएगी आपको 2-2.5 घंटे की, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि क्या कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़नी है और उससे क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये वीकली टारगेट को लेके चलते हैं, तो अभी अपन पहले लेके चलते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो ये जो अपना शब्द है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, आखिर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये फॉरेस्ट मेंसुरेशन में ये मेंसुरेशन का मतलब क्या है। तो ये टर्म जो है वो है मेंसुरा, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब नाप तौल करना। अब अगर ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है मतलब फॉरेस्ट की नाप तौल करना, जैसे कि ये दो बंदे लगे हुए हैं जो पेड़ का ये स्टंप का मेजरमेंट करने में लगे हैं, या पेड़ का है उसके मेजरमेंट करना। पेड़ का मेजरमेंट कैसा है, जैसे आप देखते हो किसी आदमी की मोटाई कितनी है और लंबाई कितनी है, बस सेम थिंग। इस पेड़ की या तो डायमीटर ले लो यहाँ से इस टाइप की, या फिर इसकी पेरीफेरी में इस टाइप के हम जो ले लेते हैं इसे बोलते हैं हम गर्थ। क्या बोलते हैं इसे, गर्थ। और ये क्या है, डायमीटर, रेडियस का डबल। तो डायमीटर या गर्थ ले रहे हो, प्लांट की हाइट ले रहे हो, प्लांट की टैपरिंग रेट ले रहे हो। तो ये जो सब चीजें आएंगी उनको हम जिस सब्जेक्ट के अंडर स्टडी करेंगे उसे बोलते हैं हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का जो फ्रेमवर्क है जो आपके नोट्स हैं उसमें जिस टाइप का सिलेबस दे रखा है जो आपके राजस्थान के हिसाब से है उसमें है फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, इन्वेंट्री है, यील्ड टेबल और रिमोट सेंसिंग। तो पहले एक फ्रेमवर्क समझ लो जिससे आपको थोड़ा आसान आ जाए। तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि जैसे 2-3 पेड़ हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली कोई फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं तो उससे पहले हम कुछ प्लांट के ऑब्जर्वेशन लेंगे, 100-150 पेड़ जो भी लेना है उनके। तो जो हम डाटा लेते हैं वो इंडिविजुअल ट्री का करके कलेक्ट करते हैं। हम वहां पर एक एक पेड़ पे के पास जा करके डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे हम डाटा, जैसे मैंने बोला उसका डायमीटर या गर्थ कलेक्ट करेंगे, हाइट ले लेंगे। इसके बाद उसके हम लेंगे नया रेट ऑफ टेपरिंग। रेट ऑफ टेपरिंग क्या होता है, जैसे आपने पेड़ में देखा होगा कि वो नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पतले होते जाते हैं। तो ये पतले होने की जो दर है इसे बोलते हैं टेपरिंग। तो ये देखेंगे कि पेड़ टेपरिंग कितनी हो रहा है। और ये सब एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली चाहिए वॉल्यूम। क्योंकि जो भी हम टिम्बर बेचेंगे मार्केट में वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के हिसाब से ही जाता है। दूसरा, वॉल्यूम के साथ आपको चाहिए एज कैलकुलेशन। एज क्यों चाहिए, क्योंकि कोई पेड़ इस वॉल्यूम को बनाने में कितना टाइम पीरियड ले रहा है, किस साल तक पहुंच रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 20 साल में इस वॉल्यूम तक पहुंच रहा है तो आपको कितना रोटेशन से कितना बेनिफिट पड़ सकता है। इसके साथ मुद्दा आता है इसकी बायोमास की। बहुत सारी जगह हमें वॉल्यूम की जरूरत ना होकर के सीधे सीधे बायोमास की जरूरत होती है, खासकर जैसे पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज है वहां। और लास्ट में आता है ग्रोथ डिटर्मिनेशन। ग्रोथ डिटर्मिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि जैसे कोई पेड़ बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ तो रहा है, 20 साल में वो कहीं ग्रोथ करके पहुंचेगा, लेकिन वो 20 साल में हर साल कितना बढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ एनुअल कितनी है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये जो एनुअल ग्रोथ है इसका पता पाड़ने को बोलते हैं हम ग्रोथ डिटर्मिनेशन। अब ये जो हम करेंगे ये तो हम यूजुअली करते हैं इंडिविजुअल ट्री, हर पेड़ के आसपास जाकर के हम करते हैं। तो ये सभी चैप्टर आपके नोट्स में हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे जंगल की बारे में बात की है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो अगर बात करें कि एमपी में जो जंगल है उनकी ग्रोथ क्या है, डायमीटर क्या है, बेसल एरिया क्या है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो हर पेड़ का करके एमपी में जो भी 25 लाख या 30 लाख या 30 करोड़ पेड़ है हर एक पेड़ का काउंटिंग करे। तो उसका क्या होता है कि फिर वो एक कलेक्टिवली किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे है ट्री क्रॉप, तो यही चीजें हम ट्री क्रॉप पे भी करते हैं। तो उसका एक 2 पेज का मटेरियल है जो आपको लिखना होगा, नोट्स में नहीं है। वो 3-4 टर्म है, बस बेसिकली 3-4 टर्म है, उसी से काम हो जाता है।
तो वो कहीं भी जहाँ स्पेसिंग मिले वहाँ लिख देने का। जैसे टॉप हाइट, मीन हाइट ये शब्द होते हैं जिनका क्या सेंस है, ये समझ में आ गया, काम हो गया। तो यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे इसे। अब ये जो है, ये डाटा जो कलेक्ट जहाँ पर मैंने बोला ये मेजरमेंट लेंगे, ये जिस ब्रांच में यानी कि मेजरमेंट का ही पार्ट है, मेंसुरेशन से अलग नहीं, मेंसुरेशन सब्जेक्ट का ही पार्ट है, जिसके अंडर हम ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं फॉरेस्ट इन्वेंटरी। और ये जब ये डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं तो वो हो गई अपनी टेबल्स। अब टेबल जो यील्ड दिखा है वो यील्ड टेबल है, तो इसे पढ़ लेंगे और भी चीजें आएंगी। अब क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हो चुकी है, तो अब जो पहले हम मैनुअली डाटा कलेक्ट करते थे, जंगल में जा करके करते थे, अब वो हम रिमोट सेंसिंग की मदद से कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग जो अपना लास्ट चैप्टर आ जाएगा, इसका लास्ट पार्ट आएगा इसी सब्जेक्ट का। तो अब इन्हें एक बार फ्रेम समझ में आ गया तो अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है इसका जो टर्म है ये है क्या। तो मेंसुरा मैंने बोला कि ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मेंसुरा, और मेंसुर का मतलब होता है मेजर लेना, मेजरमेंट। जो मेजरमेंट मीन्स नाप तौल। तो यहाँ पर मेंसुरेशन से पहला तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको यही आएगा कि जो मेंसुरेशन है या फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, इसमें मेंसुरा का मतलब क्या है। तो मेंसुरा का मतलब है वो है मेजर करना। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि मेंसुरेशन कौन सा टर्म है, तो दूसरा रहा कि ये लैटिन टर्म है। और थर्ड क्वेश्चन जो अपना आएगा वो आता है इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है कि फॉरेस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी प्लांट की डायमीटर है, उसकी हाइट है, उसकी एज है, उसका वॉल्यूम है, वो कैलकुलेट करने के काम आ रहा है। चाहे वो एक पेड़ हो सकता है या पेड़ों का ग्रुप, मतलब कोई फॉरेस्ट की स्टैंड हो सकती है। और चाहे वो पेड़ खड़ा हो सकता है या फिर कटा हुआ हो, कट के नीचे गिरा पड़ा हो। दोनों ही केस में अगर हम ट्री के बारे में ऐसा मेजर कर रहे हैं तो वो जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब यहाँ तक तो ठीक था। कभी कभी एक शब्द और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट बायोमेट्री। तो कभी लोगों को लगता है कि अगर फॉरेस्ट मेंसुरेशन ये है तो फॉरेस्ट फिर बायोमेट्री क्या है। देखो, कोई शब्द से कोई फर्क नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स में फर्क है। शब्द का मतलब समझो। फॉरेस्ट का मतलब ठीक है जंगल है, बायो का मतलब लिविंग थिंग, तो ये है जंगल की लिविंग थिंग। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो वो ब्रांच जो जंगल की जो लिविंग थिंग्स है उनका मेजरमेंट करे। अब आप जंगल के मेजरमेंट में टाइगर को तो लेके आओगे नहीं, एनिमल्स को। तो आप बेसिकली जो मेजरमेंट करोगे वो ट्री का ही करोगे। तो फॉरेस्ट बायोमेट्री है, उसका भी मतलब वही होता है कि आप जंगल की जो लिविंग थिंग्स है, मीन्स जो ट्रीज हैं, उनका जो मेजरमेंट ले रहे हो, उसकी जो स्टडी करने की ब्रांच है उसे हम बोलेंगे फॉरेस्ट बायोमेट्री। अब यहाँ तक वो बात ठीक थी। अब आपने पास मुद्दा आता है कि ठीक है भाई हम मेजरमेंट करेंगे, लेकिन आखिर हमें जंगल में मेजरमेंट करने की जरूरत क्या है, जरूरत ही क्या पड़ी। तो उसके पीछे पहला रीजन ये है कि अगर मान के चलो हमने कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की और जो पेड़ हमारे खड़े हैं अगर कल हमें बेचना पड़ा तो हम वॉल्यूम से ही बेचेंगे। तो अगर सेल सेल करना है, बेचने का मार्केटिंग करना है, तो हम वॉल्यूम की बेस पे बेचेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इससे कितना वॉल्यूम टिम्बर निकलेगा। अगर हम सपोज जो अपने पास बोर्ड होते हैं या चारपाई वगैरह होते हैं, गेट होते हैं, मीन्स प्लाईवुड इंडस्ट्री है, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इससे कितने स्क्वायर मीटर की प्लाईवुड निकलेगी। तो उनके मार्केट के हिसाब से वो उसके रेट देंगे। दूसरा हो सकता है रिसर्च का पर्पस। अगर अपन ने कोई ऐसी स्पीसीज लगा रहा है या स्पीसीज के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट में वुड में कितना परसेंटेज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अगर इस बात को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तीसरा होता है फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में। हमें ये देखना होता है कि जो फॉरेस्ट है वो कितना प्रोड्यूस है, कितना है। फॉर एग्जांपल आजकल अपन जो जीरो कार्बन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जैसे कि आपको ये पता होगा कि आपके यहाँ मान के चलो 500 मीटर क्यू का अभी ग्रोइंग स्टॉक है। तो आप ट्राई कर रहे हो कि हमारे यहाँ का कार्बन तो 700 इतना मीटर क्यू CO2 रिलीज हो रहा है।
फॉरेस्ट कम है तो फॉरेस्ट को बढ़ाओ। या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ कि आपको ये पता होगा कि कौन सा टिम्बर कितना खड़ा है आपके यहाँ, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कौन से पेड़ कितने हैं, उसका कितना वॉल्यूम है, तो ये कैलकुलेट किस में करोगे, इसी के अंदर। और लास्ट में आता है अपना प्लानिंग, जैसे बहुत सारी चीजें अपन जो प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी यूज हो जाता है, खासकर फॉरेस्ट से रिलेटेड प्लानिंग में, जैसे वर्किंग प्लान वगैरह ले लो, और भी चीजें चलती रहती हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है तो उन्हें डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो हमने ये समझा कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन आखिर है क्या और उसे हम करते क्यों हैं। अब इसका मुद्दा है, जब हम इसे करते हैं तो देखो, मेजरमेंट में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी यूनिट को यूज करते हैं। जैसे आपने, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट क्या है, तो आप बोलोगे 1.2 मीटर या 1.3 मीटर। तो ये जो मीटर बताया है वो क्या है, यूनिट है जिसमें आप लेंथ को मेजर करते हो। अगर मैं आपसे वेट का पूछूंगा तो आप केजी में बोलोगे। तो वही है कि अगर हम फॉरेस्ट ट्रीज के साथ भी ले रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी। वो यूनिट क्या होंगी, तो पहले अगर स्टोरी की बात की जाए तो हमारे यहाँ कौन थे, ब्रिटिश। तो अगर ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश का जो चलता था वो था एफपीएस। ब्रिटिश का चलता था फुट पौंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम। तो जब तक ब्रिटिश रहे अपने यहाँ फुट पौंड सीट रहा, इन्हीं में अपन जो दूरी के लिए माइल टर्म यूज करते थे तो वो चलता रहा। फुट में जो अभी भी चल रहा है वो ब्रिटिश का एफपीएस का है। लेकिन दूसरा सिस्टम था वो था सीजीएस। सीजीएस किसका है, फ्रेंच वालों का। तो ये है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम जो है वो ब्रिटिश से काफी इम्प्रोवाइज था, बट क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर थे, कॉलोनी थे, तो हम उसे यूज नहीं कर सके। बाद में क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये सीजीएस सिस्टम ही अडॉप्टेड था, तो उसके बाद हमारे यहाँ 1956 में वेट एंड मेजरमेंट एक्ट आया, जिससे कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है वेट का, जो हमारा पूरा पूरा ब्रिटिश ने जो वेट मेजरमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट बना रखा था, तो वो ग्लोबल लेवल के साथ एडजस्ट हो पाए। तो उस टाइम में 56 में हमने सीजीएस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। बट इसके साथ इसे तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अभी तक हम फॉरेस्ट में इसे अडॉप्ट नहीं किया था। ये भी पूछा जा चुका है कि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट कब आया है, 56 में से याद रख लेना। दूसरा है, फॉरेस्ट्री में हमने इसे आने के बाद भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजन यही था कि हमारे पास ब्रिटिश के टाइम पे हमारे पास लगभग 150 इयर्स के आसपास का जो रिसर्च था, डाटा है, मेजरमेंट डाटा है, वो पूरा एफपीएस में है। अब इस पूरे डाटा को जो एफपीएस में, उसको एक साथ सीजीएस में कन्वर्ट करना अपने आप में एक दुश्मनी हो गई। तो 150 साल के डाटा का जो है आपके पास बैकअप है उसे करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसे थोड़ा उस टाइम पे ना करके बाद में अक्टूबर 1962 में इसे अडॉप्ट किया गया, कि 1962 में बोल दिया गया कि हम फॉरेस्ट्री में भी इस सीजीएस सिस्टम को लेके आएंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है एफएओ, जो रोम इटली में है। इसने भी बोला कि भाई अब आपको डाटा जो है मुझे सीजीएस में ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की जो वर्क होते हैं उन्हें समराइज करके कंपाइल करते हैं एक फाइल में। तो बोलते हैं कि आपका डाटा मैं अलग से नहीं करता रहूंगा, आप इसे सीजीएस में लेके आइए। तो ये अपना 62 में, अक्टूबर 62 में हम लेके आए, इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर जो वेट एंड मेजरमेंट की यूनिट है उन्हें थोड़ा याद रख लेते हैं, जिसमें अपने पास क्या है कि एक तरफ ब्रिटिश वाली होंगी यानी कि एफपीएस की होंगी, और दूसरी तरफ होंगी सीजीएस वाली यूनिट यानी कि मीट्रिक सिस्टम की। तो ये फिट सिस्टम की यूनिट है और उधर मीट्रिक की। तो पहला यूनिट देख लेते हैं लेंथ की। देखो, आपको पता है कि 12 जो इंचेस है उसका होता है अपना 1 फीट। और आप जब कपड़े खरीदने जाए मार्केट में तो आपको मालूम होगा कि वो कपड़े यार्ड में देता है। तो 3 फीट का होता है एक यार्ड, इसे याद रख लेना। वो एक लंबा सा होता है, ये मीटर से थोड़ा छोटा होता है यार्ड। तो ये 3 फीट का होता है एक यार्ड, इसको रट्टा मार लेना। और आपने कभी सुना होगा चैन होती है एक, गुंटर्स चैन वगैरह है, तो वो फिट में ही होती है। 66 फीट की वो चैन होती है। 66 फीट का मतलब कितना हुआ, 22 यार्ड की होती है। ये 22 यार्ड की, ये 66 फीट की चैन होती है एक, गुंटर्स गुंटर्स चैन। तो क्योंकि कॉमन चैन है तो कोई इसका नाम नहीं भी लिखा है, अगर आपसे चैन बोल दिया तब भी आपको ये याद रखना है कि 66 फीट की। और अगर यहाँ स्टार लगा है इसका मतलब है ये क्वेश्चन दर पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। और 80 चैन की होती है 1 माइल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद रखना है कि वो है 3 फीट
1 यार्ड होता है और 22 यार्ड का एक चेन होती है। अगर सीजीएस सिस्टम में जाएं तो आपको पता है यहाँ पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टा, किलो, ये जो यूनिट्स हैं इनको दिख नहीं होता है। और अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा स्टडी सही से किया है तो आपको मालूम होगा कि इनकी जो यूनिट्स हैं उसे याद रखना है आपको। जैसे सेंटीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो 10⁻⁻² लेते हैं। ये डेका है, मतलब डेका का मतलब 10⁻1, हेक्टा मतलब 100, 10⁻²। तो ये जो यूनिट्स हैं इन्हें रट्टा मार लेना, ये यहीं पर नहीं पूरी जिंदगी में काम देंगे। अब अपना इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? एक तो आपको पता है, मैंने बोला कि यार्ड जो है वो मीटर से छोटा होता है, मतलब एक यार्ड लगभग 0.9 मीटर का होता है। क्वेश्चन कहाँ आएंगे? क्वेश्चन आएंगे अपना एक, तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1 माइल कितने किलोमीटर का होता है। तो 1 माइल जो होता है, इनका माइल जो है वो बड़ा होता है क्योंकि उसमें 80 चैन होती है और एक चैन 66 फीट की है। तो अपना तो किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। तो इनका 1 माइल लगभग अपने 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, इसे रट्टा मार लो। दूसरा, 1 किलोमीटर कितने माइल का होता है? 0.63, इसको रट्टा मार लो, ये छूटना नहीं चाहिए दोनों। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला पॉइंट इसे याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये 4 चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब ये तो हुई लेंथ की, अब देख लेते हैं एरिया की। जैसे अपन एरिया इस टाइप की ले लेते हैं, तो एरिया में यहाँ पर चलता है स्क्वायर फीट। 1 फीट बाय 1 फीट का क्या हो गया? 1 स्क्वायर फीट। जबकि अपना जो चलता है इसमें वो अपना चलता है स्क्वायर मीटर। तो इसमें कोई याद रखने वाली बात अपनी है नहीं। यहाँ पर बात क्या रखनी है कि यहाँ 10 चैन बाई 10 चैन का होता है 1 एकड़, इस चीज को याद रखो। जैसे 10 चैन हमने ऐसी डाल दी, 10 चैन ऐसी डाल दी, तो ये एरिया है वो हो गया 1 एकड़। जबकि ऐसे ही अपनी 100 मीटर बाय 100 मीटर का होता है 1 हेक्टर। तो एक तो आपको ये याद रखो कि 1 हेक्टर कितना होता है और 1 एकड़ कितना होता है। इसके साथ क्या याद रखना है? इनकी कन्वर्जन यूनिट। 1 एकड़ जो है वो होती है 0.4 हेक्टेयर। दर पूछा जा चुका है, याद रखना है इसे। यानी कि 1 हेक्टर है, जो एकड़ एरिया है एक्चुअल में वो हेक्टर से छोटा है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 0.4 हेक्टर के बराबर ही 1 एकड़ है। या फिर कई बार जो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है तो ध्यान दे सकते हैं कि इसका जो टर्म है इसमें 4 ही शब्द हैं और इसमें थोड़े ज्यादा हैं। तो जो इसमें ज्यादा है वो बड़ा है। तो 1 एकड़ में होता है 0.4 हेक्टर, यानी कि 1 हेक्टर में होते हैं 2.47 एकड़। इन दोनों को रट्टा मारना ही है, छूटना नहीं चाहिए दोनों। इसके बाद आता है अपना वेट का, क्योंकि 3 ही चीजें लेना था अपन को यहाँ पर मेनली। एक है लेंथ, दूसरा है वेट और तीसरा ये एरिया का। तो यहाँ पर वेट की ले लेते हैं। वेट में आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पर औंस होते हैं, फिर उनसे पौंड बनता है, फिर कुछ पौंड का फिर टन बनता है। ये चीजें चलती रहती हैं, यहाँ अपने को कुछ ध्यान देना नहीं है। वैसे ही अपने यहाँ पर चलता रहता है। बस इतना याद रखना है जो मतलब का है। इनका जो ब्रिटिश वालों का जो होता है वो होता है टन। ये जो टन है, TON, हालांकि ब्रिटिश और यूएस वालों का टन अलग अलग है। बस अपन को इतना याद रखो कि इनके में TON होता है टन। जबकि अपना जो CGS है उसमें जो होता है वो टन में होता है, TONNE। अपना मीट्रिक वाला जो होता है वो टन होता है। तो अब आपको ये चीजें पता होगी कि 100 किलो का 1 क्विंटल होता है और 10 क्विंटल का यानी कि 1000 केजी का जो होता है वो अपना 1 टन होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है कि 1 टन में कितने टन होते हैं? इनका जो 1 टन है उसमें अपने 1000 मीट्रिक टन होते हैं, इस चीज को याद रखो। यानी कि 1000 इतने किलो होते हैं। इसी पे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हमें ये टन और टन का डिफरेंस नहीं पता होता। हम अपने टन में जो हम जो मानते हैं कि 1000 केजी का, उसमें हम उनका वाला जो TON ब्रिटिश वाला उसे ले लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम अपने टन बोला जाए तो अपने 1 टन में इनका 0.098 ही टन होता है। ठीक है, मतलब उनका टन थोड़ा बड़ा है। ब्रिटिश वाला या अमेरिका वाला है उनका थोड़ा बड़ा है टन, अपना थोड़ा छोटा है। अब इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन, इसके बाद आगे चल जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो पहला है कि मेंसुरेशन, मेंसुरा इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो मेंसुरा जो टर्म है वो किससे ड्राइव्ड है? वर्ड मेंसुरा मीनिंग मेजर। अब इसने यहाँ पर स्पेस दे रखा है और आपको ये दिखना है कौन सा है। लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अरेबिक है। तो ये लैटिन टर्म है, APPSC में अब आया था।
अब यहाँ पर देखो उन्होंने खुद ही लिखा कि मेंसुरा है उसका मतलब मेजरमेंट होता है, बस ये बता दो कि लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, क्या है। इसके बाद है बीएचयू का क्वेश्चन, जिन्होंने पूछा था कि ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, साइज, फॉर्म, एज, इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्री स्टैंड या होल फॉरेस्ट, अदर स्टैंडिंग और आफ्टर फिलिंग। इनने इसकी डेफिनेशन लिख दी है किसकी, फॉरेस्ट मेंसुरेशन की, और इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया। तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया और बहुत सारे लोग इनने ध्यान नहीं दिया, इन्हें फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लगा के आ गए थे, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट में उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, ये मेंसुरेशन इतना देखा, फॉरेस्ट मेंसुरेशन बस वो लिखा कुछ और था और मैन देख करके काम हो गया। अब अगर और देखा जाए तो यहाँ पर डेंड्रोलॉजी का मतलब है नहीं, जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें हम प्लांट की आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट कवर करते हैं। यहाँ पर है डेंड्रोमेट्री, मैट्री मतलब मेजरमेंट, डेंड्रो का मतलब होता है प्लांट से, तो डेंड्रोमेट्री मतलब प्लांट की मेजरमेंट करना। तो ये अपना काम यहाँ पर हो गया, यही अपना आंसर था। शब्द को घुमाया जा सकता है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो अब देख लेते हैं अपना सेकंड चैप्टर, वो है डायमीटर एंड गर्थ मेजरमेंट। तो डायमीटर क्या होता है और गर्थ क्या होता है, पहले शब्द समझो, फिर हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे अपना ये है एक ट्री। अब जैसे अगर आप है कोई भी सामने वाला मिल जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि इसकी मोटाई कितना है, आदमी मोटा है या पतला है, मीन्स मोटाई देखोगे और दूसरी देखोगे उसकी क्या हाइट। तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर सेकंड है, इसका पर्पज केवल यही है कि अपन उसकी डायमीटर मेजर कर रहा है, मतलब प्लांट की मोटाई कर रहा है। डायमीटर क्या होती है, ये जैसे अपन जैसे अगर सर्कल ले लेते हैं तो उसका ये जो 2r होता है वो क्या है, डायमीटर। और गर्थ क्या होती है, इसकी जो पेरीफेरी है उसे मेजर करना। तो इसमें हम पहले तो यही देखेंगे कि आखिर ये जो डायमीटर या गर्थ जो है ले रहे हैं, ये हम क्यों मेजर कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये डायमीटर और जो गर्थ ले रहे हैं ये किस हाइट पर ले रहे हैं, और उस हाइट को हमने क्यों इंटेंशनली ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया, उसके पीछे क्या ऐसे लॉ या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि लेने के पीछे क्या जो कॉजेज है बिहाइंड, उनको देखेंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास आएंगे इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डायमीटर लेते हैं या गर्थ लेते हैं, और इसमें अपने चैप्टर में इसी से काम खत्म हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड इसके पीछे गर्थ के। देखो आपका फाइनल पर्पज है, कोई भी फॉरेस्ट्री लगा रहा है वहाँ कैलकुलेशन है वॉल्यूम, क्योंकि आप टिम्बर को जो बेचोगे मार्केट में वो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, आपको उसकी हाइट और डायमीटर से या गर्थ से, तो आपको कहीं ना कहीं ये निकालना ही पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा पर्पज है वॉल्यूम के साथ साथ आपको ग्रोथ की मेजर करना है, या आपने कोई रिसर्च किया तो उसमें जो ट्रीटमेंट दिया किसी ट्री को तो उसका जो रिजल्ट है वो ट्री कैसे ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर करना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको डायमीटर से हेल्प होती है कैलकुलेट करने में। दूसरा मुद्दा आता है अपना ये डायमीटर और गर्थ के कॉन्सेप्ट पे। तो मैं ये बता चुका हूँ कि ये जो रहता है इस टाइप का, ये जो है इसे बोलते हैं हम गर्थ, और ये जो रहता है इसे बोलते हैं हम डायमीटर। अब ये मुद्दा है कि आखिर डायमीटर या गर्थ हम कहाँ लें। तो यूजुअली जो डायमीटर है यूजुअली क्या स्टैंडर्ड है और हमेशा इसी को फॉलो किया जाएगा। जमीन से 1.37 मीटर ऊंचाई पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे आप डायमीटर ले लो या गर्थ ले लो, उसे 1.37 मीटर की ऊंचाई पे यूज किया जाता है। इसको जो 1.37 मीटर है इसको एक टर्म यूज किया जाता है, वो है ब्रेस्ट हाइट। अब आप उससे बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट हाइट ही क्यों बोलते हैं, उसे चेस्ट हाइट क्यों नहीं बोल सकते हैं। ये जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन सब्जेक्ट है या इस पे जो इस इनिशियल वर्क किया वो किया गया था जर्मनी। तो जर्मनी में एक लेडी थी फॉरेस्टर जिसने ये सब चीजों पे सबसे ज्यादा काम किया, तो अब क्योंकि लेडी थी तो उसी के नाम पे फिर ये सब चीजें टर्म चलती गई, उन्हीं को फिर एक्सेप्ट कर लिया गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये 1.37 जो मीटर हाइट है इसको बोला गया ब्रेस्ट हाइट। अब ऐसा नहीं कि 1.37 हम ही लेते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इंडिया के साथ साथ जो हमारा कंट्री है बर्मा है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, यूएसए भी इसी में है, और ब्रिटिश की जो अदर कॉलोनीज हैं उनमें ये जो हाइट है वो वही है 1.37 मीटर, यानी कि 4 फुट 6 इंच। इसको रट्टा मार लेना, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल, जो अपना कौन सा है एफयू, क्योंकि जो ब्रिटिश है तो जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे हैं
वो तो ब्रिटिश को फॉलो नहीं करेंगे। खासकर जो फ्रेंच वाले हैं, स्पेनिश कॉलोनीज रहे हैं, तो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो है 1.30 यानी कि 1.3 मीटर यानी कि 4 फुट 3 इंच। तो ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है और इसे एफएओ भी करता है। अब क्योंकि 1.30 और 1.37 में कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपने ये बोला कि कौन डाटा इतना बार बार आगे चेंज करे और अपने पास 150 साल का या 200 साल का जो रिकॉर्ड है उसे मैनिपुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अपन वही चलते रहा, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि एफईओ में जो डीबीएच है वो किस हाइट पे लिया जाता है या इंडिया में किस हाइट पे लिया जाता है, ब्रिटिश कॉलोनी में किस टाइम पे लिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखो कि यूके, ब्रिटेन, जिसकी हम कॉलोनी रहे हैं, वो खुद इस इंटरनेशनल को एक्सेप्ट करता है। मतलब उसने अपना खुद का डाटा चेंज कर दिया, लेकिन हमारी गुलामी इतनी ज्यादा हो रखी है कि हम अभी तक वो जो हमें पकड़ा के गया था हम वही झुंझुना बजा रहे हैं। ये रहा ब्रेस्ट हाइट का एक बेसिक चीज। या गर्थ लेंगे तो इसी हाइट पे लेंगे। अब मुद्दा आता है अपना कि आखिर हम यहाँ पर ही क्यों लेते हैं, यानी कि 1.37 पे ही क्यों लेते हैं। जो डायमीटर या गर्थ ले रहे थे वो 1.37 मीटर पे ही क्यों ले रहा है। क्योंकि होगा क्या कि अगर पहले तो हमारे बीच में सभी को ये एक इंटरनेशनली होना चाहिए कि सभी के सभी कंट्री के पेड़ जो हैं वो एक से हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ट्रॉपिकल में, कोई सब ट्रॉपिकल में। दूसरा इशू, हर कंट्री के अपने लॉ हैं, अपने ऑर्डर हैं। तो कोई कहीं पे भी कोई ले रहा है 3 मीटर हाइट पे डायमीटर, कोई ले रहा है नीचे ग्राउंड पे। तो ये चीजें ना होकर के एक सिस्टमेटाइज किया जाए, जिससे कि एक ही देश में इंडिया जैसे में सभी स्टेट की हाइट पे ले और इंटरनेशनल लेवल पे भी सभी एक से ले, जिससे कि ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके, एक समझ बनाई जा सके कि कौन कहाँ लिया जा सके। दूसरा, एक कंट्री के एक्सपीरियंस या रिसर्च है उसे दूसरा कंट्री यूज किया जा सके। तो ये तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ क्या है कि अगर मान के चलो आपने डाटा ऊपर कलेक्ट करने लगे तो क्या है, आपको बार बार उचकना पड़ेगा जो आपको थका देगा। दूसरा, अगर आप नीचे लेने लगे तो इसके साथ क्या होता है कि जो ग्रास है, श्रब है, ये काफी नीचे उग जाती हैं। तो आपको क्या होगा, मेजरमेंट से पहले इन्हें वहां पर साफ करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, प्लांट है उनमें ग्राउंड लेवल पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन सी होती है, जैसे बटरेसिंग आपने सुना होगा। बटरेसिंग है, फ्लूटेड स्टेम है। तो इस टाइप की सिचुएशन में या रूट स्वेलिंग, लिग्नोट्यूबर जैसा फॉर्मेशन है, तो वहां पर अगर नीचे उनने मेजर कर लिया तो वहाँ डाटा थोड़ा ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा डाटा क्या रिजल्ट होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जबकि एक्चुअल वॉल्यूम हमें इतना मिलने वाला है नहीं। तो इस टाइप का एरर ना हो इसलिए हमने एक स्पेसिफिक ऊंचाई से दे रखी है। तीसरी बात मैं बता चुका हूँ कि ग्लोबल या नेशनल लेवल पे हम यूनिफॉर्म पॉइंट देना चाहते हैं, जिससे सभी डाटा इसी पे होंगे तो उनको आपस में मैच करना। ये देखना कि कोई प्लांट फास्ट ग्रोइंग या नहीं है हम कैसे समझ पाएंगे, जब हमारा और ऑस्ट्रेलिया का जो डाटा है वो एक ही स्केल पे हो। तो इस टाइप का हम यूनिफॉर्मिटी के लिए पर्पज रहा। और यही है कि जैसे ये नीचे बार बार लेंगे तो झुकोगे आप, या ऊपर ज्यादा होगा 3 मीटर पे तो आपको ऊपर उचकना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी थकावट हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी। तो ये इशू है, तो इस टाइप के इशू ना हो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म किया है। अब इसके साथ साथ कुछ और भी इशू है। अगर अपना प्लांट नॉर्मल है, सीधा खड़ा है, तो हम उसकी सीधी हाइट ले लेते हैं 1.37 मीटर हाइट पर। लेकिन दुनिया में सभी पेड़ ऐसे नहीं होते हैं। कई बार या तो पेड़ झुके होंगे, या पेड़ बाइफरकेट होंगे, मतलब बीच में ब्रांचेज हो जाती हैं, या फिर जमीन है वही टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो इनके केस में भी कुछ रूल रेगुलेशन बने हैं कि आखिर इसके केस में हम डायमीटर कैसे लें। तो देखो, डायमीटर का पर्पज हमारा क्या है, टिम्बर की वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो उस चीज को याद रखना। तो अब जैसे पहले हम ले लेते हैं कि पेड़ को ही झुका लिया, जमीन तो प्लेन है लेकिन पेड़ झुका हुआ है। तो अब अगर हमें डायमीटर लेना है तो अगर हम ऐसे सीधे खड़े ले लेंगे, कोई बात नहीं सीधे ले लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर आप डायमीटर लोगे तो एक्चुअल में ये ज्यादा ऊंचाई पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें कम ऊंचाई पे लेना था 1.37 पे। यहाँ से हिसाब से टेढ़ा है तो ये थोड़ी ऊंचाई थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो अपना जो डाटा चाहिए था अपन को वो प्रॉपरली नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं कि जो अपने यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है, जैसे अपना जो ए एन चतुर्वेदी जी की जो बुक्स है और अदर जो अपने यहाँ इंडिया में फॉलो होता है, तो उनकी रिकमेंडेशन यही है कि जो आप डाटा मेजर करते हो वो इसकी झुकावट के नीचे की साइड से किया जाए। हालांकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो IUFRO है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ये रिकमेंड करता है कि आप इस साइड से ना लेके इस साइड से लो। क्यों? क्योंकि इस साइड से लोगे तो ये थोड़ा, एक्चुअली इनके पीछे रीजन ये है, हमारे यहाँ जो ट्री को हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ से ये ले लेंगे तो ये तो यहाँ पर ऐसा कट जाएगा, तो ये तो वॉल्यूम बर्बाद गया, तो हम इसी को यहाँ कर लेंगे। जबकि IUFR बोले जो एडवांस है वो बोलते हैं यहाँ से क्यों ले, हम यहाँ तक ले लेंगे क्योंकि हम तो यहाँ से ट्री को काट सकते हैं। तो ये वजह है कि उनकी रिकमेंडेशन थोड़ी डिफरेंट है। आपको इतना IUFROQ पे जाना नहीं है, आपको इंडियन एग्जाम निकालना है तो आपको इसी के साथ रहना है। ये केवल IFS वालों की मतलब का है, या ICR में जो है वो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट वर्क जनरली जब भी हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये जो अपना हाइट मेजर करते हैं वहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर आपके बाद आप चाहे उसका डायमीटर लो या गर्थ लो, तो इसलिए यहाँ पर बार बार प्लस का साइन आपको मिल जाएगा। अब ये तो जमीन अपना पेड़ झुका हुआ था, अब मान लो अपने जमीन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, जैसे कि अपनी हिली रीजन है, तो अब हिली रीजन में आप किस साइड से लोगे? तो वही केस है सेम, कि अपन जहाँ से जो शॉर्ट पड़ रहा हो, मतलब सीधा यहाँ से इस साइड से लेंगे, उसकी अप हिल साइड से, ना कि डाउन से। ये बात अलग है कि यहाँ पर जो IUFRO है वो रिकमेंड इधर से करेगा, लेकिन हमें IUFRO के हिसाब से नहीं चलना है, हमें इंडियन एग्जाम निकालना है, तो जो इंडियन बुक्स बोल रही है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पर भी हम कहाँ से करेंगे? अप हिल साइड से। अब जैसे BHU का एग्जाम ये देख लो 2016, इन्होंने बोला ऑन स्लोपिंग ग्राउंड DBH शुड बी मेजर ऑन, तो स्लोपिंग ग्राउंड में DBH किस साइड से मेजर किया जाता है? तो उसका आंसर है अप हिल साइड से। इनका यही आंसर था। तो मैंने अभी आपसे बोला कि आप इंटरनेशनल क्या चल रहा है उसका मतलब नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके जो फॉरेस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है ICFRE है, उसने क्या एक्सेप्ट किया आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि इंटरनेशनल एजेंसी के अकॉर्डिंग। इसके साथ अभी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर मान के चलो आप लेते हो 1.37 मीटर पे, सपोज वहां पर पेड़ जो है वो स्वेलिंग है, बकायदा तो नॉर्मल है लेकिन वहां पर स्वेलिंग है, तब आप क्या करोगे? तो एक काम करो कि या तो आप थोड़ा उस स्वेलिंग के ऊपर ले लो जहां पर स्वेलिंग नॉर्मल हो गई है, या नीचे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ट्री में एक्सेप्शन चल जाता है। एक और इशू आता है कि ऐसे पेड़ जो बाइफरकेट हो गए हों। अब अगर अपना कोई प्लांट बाइफरकेट हुआ है 1.37 मीटर के ऊपर हुआ तो अपने कोई इशू ही नहीं है, अपन नीचे ही ले लेंगे। अब अगर कहीं ऐसा हो जाए कि प्लांट जो बाइफरकेट है वो बिल्कुल 1.37 पे है, तब क्या करें? तो इस केस में अपने पास दो रास्ते हैं। आप या तो नीचे मेजर कर लो, और नीचे मेजर करोगे तो आपको एक ट्रंक मिला तो अपन उसे एक ही पेड़ मान के चलेंगे और उसका DBH या गर्थ जो भी लेना है GBH वो ले लेंगे। और अगर आप इसके ऊपर पे चलोगे तो इसे हम फिर दो लेंगे और दो ट्री ट्री मान के चलेंगे। देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि डायमीटर, अगर आपने यहाँ डायमीटर लिया किस पे? ब्रेस्ट हाइट पे, तो इसलिए इसे बोलते हैं DBH। अगर यहाँ पर आपने गर्थ ली है किस पे? ब्रेस्ट हाइट पे, इसलिए इसे बोलते हैं GBH। ये टर्म का सेंस याद रखना, क्योंकि कुछ एग्जाम में सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया उन्होंने, वो टर्म को थोड़ा घुमा देते हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ और स्टडीज हैं जो और इश्यूज हैं, जैसे कि कहीं बटरेसिंग या स्वेलिंग का इशू है, उसमें क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी 1.37 मीटर तो हाइट हो गई यहीं पर, लेकिन स्वेलिंग नहीं खत्म हो रही, तो बोला फिर ठीक है, एक काम करो, आप ऊपर बढ़ते जाइए उस पॉइंट तक जहां पर स्वेलिंग खत्म हो गई, जहां स्वेलिंग खत्म हो गई वहां पर आप उसे मेजर कर लेंगे। और एक बात और याद रखो कि जब भी आप करते हो कहीं पे मेजरमेंट, तो इस टाइप के जो क्लिम्बर है उन्हें पहले से हटा लो। इन्हें हटाने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वो मेजरमेंट में अगर टकरा जाएंगे तो आपका डायमीटर का जो डाटा है या गर्थ का डाटा है उसे बढ़ा देंगे, तो इससे एरर आ जाएगा, फायदा नहीं है, नेगेटिव ज्यादा आ जाएगा। अब अपना जो रूल्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, क्यों लेते हैं वो कंप्लीट हो गया। अब अपना मुद्दा आएगा, ये जो डायमीटर या गर्थ ले रहे हैं इसको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम ये डायमीटर और गर्थ को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट के जो तरीके हैं उन पे देखेंगे यहाँ पर। पहला तो होता है जिसे हम बोलते हैं डायमीटर मेजरमेंट, क्योंकि अपने पास दो चीजें हैं, एक तो डायमीटर को और दूसरा गर्थ को। अब डायमीटर की बात की जाए तो यहाँ दो जगह डायमीटर मेजर किया जाता है। एक तो क्या है कि अगर नॉर्मल तरीके के जो आलसी लोग हैं वो क्या करेंगे कि डायमीटर लेंगे किस पे? DBH पे, DBH ब्रेस्ट हाइट पे डायमीटर ले लेंगे। लेकिन अगर आपको ट्री की रेट ऑफ टेपरिंग निकालनी है, मतलब ट्री ऊंचाई के साथ कितनी तेजी से वो पतला होता जा रहा है, उसका डायमीटर कितनी तेजी से गिर रहा है, तो वो आपको तब पता पड़ेगा जब उसका आप जो डायमीटर है वो कुछ अदर ऊंचाई पे भी उसका कैलकुलेट करोगे पेड़ की ऊंचाई पे।
तो ये जो है अपर स्टेम डायमीटर, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, अपर स्टेम डायमीटर। तो ये जो अपर स्टेम डायमीटर है, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ दूसरे इम्प्लीमेंट यूज करने पड़ेंगे जो इससे थोड़े डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर यही जो डायमीटर है वो दो टाइप से लिया जाएगा, एक ब्रेस्ट हाइट पे, दूसरा अपर स्टेम डायमीटर। तो हम इनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसी के हिसाब से देखेंगे, और गर्थ वाली। तो डायमीटर मेजर करेंगे किस पे, एक तो ब्रेस्ट हाइट पे और दूसरा करेंगे हम अपर स्टेम डायमीटर। अब यहाँ अपने वो इंस्ट्रूमेंट रहे जिन पे हम ब्रेस्ट हाइट पे डायमीटर मेजर करते हैं, जिसमें पहला है वुडन स्केल, ट्री कैलिपर, डायमीटर टैप, बिल्टमोर स्टिक और बिल्टमोर सेक्टर फॉर्क। आपको सभी के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आईएफएस वालों के लिए प्रॉपरली लिस्ट है। आपको मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट करना है इंडियन। तो यहाँ पर ये जो बिटरलिच सेक्टर फॉर्क है इसे आप काट दो। बस इन चार चीजों को नाम दे लेना है। बस इसे समझा दूंगा एक्स्ट्रा के लिए, खासकर आईसीआर वालों के लिए, क्योंकि इसमें आईसीआर वाले भी जुड़े हैं आपके साथ, और जो राजस्थान वाले हैं उन्हें नहीं पढ़ना है। तो बिटरलिच केवल आईसीआर वालों को देख लेना है सेक्टर फॉर्क की आखिर ये है क्या। दूसरा है जो अपर स्टेम है उसके लिए रूलर है, फिनिश पैराबोलिक है, डेंड्रोमीटर है, रिलेस्कोप है, व्हीलर पेंटाप्रिज्म है। इन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर पढ़ेंगे टैप और गर्थ कैलिपर, इसके लिए गर्थ मेजरमेंट के लिए। तो एक एक करके हम इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, तो इनके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, ये चीजें आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन आते हैं वुडन स्केल पे। ये क्या कर रहे हैं, डायमीटर। वुडन स्केल का मतलब क्या, बिल्कुल अपनी जैसी पटरी होती है जो अपने यहाँ बिल्कुल वैसी होती है, बस ये है कि ये 3 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की होती है। अब अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये 15 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर के दो पार्ट हो गए, जरा बीच में हिंज से जोड़ दिया जाता है। अब इसका काम क्या है, जैसे कि अगर अपने पास ये कोई पेड़ है, अब ये जो वुडन स्केल है उसे हम यहाँ पर एक ऐसा लगा दिया और दूसरा ऐसा लगा दिया। तो यहाँ पर कोई बंदा है वो सीधा देख करके, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर है वो ये देख सकता है कि ये यहाँ पर कितना कवर कर रहा है, और फिर यहाँ पर ये मूव करके देखेगा और यहाँ से देखेगा कि ये कितना कवर कर रहा है। तो इसे पेड़ की जो शैडो आ गई है उसके हिसाब से ये देख सकता है कि कितना एरिया इस पर कवर कर रहा है, मतलब इस प्लांट का डायमीटर कितना है। तो ये रहा वुडन स्केल। तो वुडन स्केल क्या मेजर करता है, वुडन स्केल डायमीटर मेजर कर सकता है, गर्थ नहीं, ये इसके डायमीटर निकालेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अपना कैलिपर। काफी लोगों ने पहले से देख रखा होगा। कैलिपर में क्या होता है, एक होता है रूलर, मतलब जो मेन आर्म होती है जिसमें पूरा सेंटीमीटर मिलीमीटर में डाटा लिखा होता है। दूसरी है एक फिक्स आर्म है, और दूसरी है ये मूवेबल आर्म। ठीक है, मूवेबल आर्म। जनरली हम इसे लकड़ी की बना के देते हैं क्योंकि जंगल में लकड़ी काफी अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, और इसे इजिली यूज किया जा सकता है। इससे ज्यादा आपको देखना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कैलिपर भी क्या निकालेगा। अगर यहाँ पर पेड़ मेजर करोगे तो ये डायमीटर ही निकाल के देगा आपको। इसके कैलिपर के दो टाइप जरूर है, उनमें एक है फ्लूरी कैलिपर और दूसरी है फ्रॉम। तो फ्लूरी और फ्रॉम ये दो कैलिपर हैं। देखो फ्लूरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दोनों नाम याद रखना है। फ्लूरी का मतलब फूल जाना, और फूलेगा कब, जब कैलिपर लकड़ी का बना होगा। तो ये जो फ्लूरी कैलिपर है ये पूरा का पूरा लकड़ी का बना होता है, और इसके जो पार्ट हैं जैसे कि कीले वगैरह है तो ये ब्रास की कीले लगा देते हैं जिससे उसमें जंग ना लगे। तो फ्लूरी कैलिपर लकड़ी का बना है। दूसरा होता है फ्रॉम कैलिपर जो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का बना होता है, बस यही डिफरेंस है। एक कैलिपर का और टाइप है जिसे हम बोलते हैं गर्थ कैलिपर। अब गर्थ कैलिपर क्या होता है उसे समझते हैं। देखो ये कैलिपर क्या देता है अपन को, डायमीटर। आपको पता है कि जो डायमीटर है, पेरीफेरी क्या होती है इसकी, ये जो पूरी है ये होती है अपनी 2 पाई आर, मतलब पाई इंटू 2 आर। और अपना डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो यही है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि डायमीटर इंटू पाई। अगर डायमीटर के डाटा के साथ पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल आएगा, पेरीफेरी। तो बहुत सारी जगह हमें गर्थ मेजर करनी होती है, लेकिन गर्थ के लिए अगर कोई हथियार नहीं है, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसी कैलिपर को हम मॉडिफाइड कर देते हैं। तो उसमें जो यहाँ पर डाटा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो शो करता है उसका डायमीटर, वो वहाँ पर शो करने लगता है गर्थ, मतलब गर्थ के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं गर्थ कैलिपर। तो थर्ड अपना मुद्दा आ जाता है गर्थ कैलिपर का। तो तीन टाइप के कैलिपर है, एक है फ्लूरी कैलिपर, दूसरा है फ्रॉम कैलिपर और तीसरा है गर्थ कैलिपर।
अब कैलिपर के बाद अपना कैलिपर के जो रूल्स हैं उन्हें देख लो, तो इसके साथ कुछ इशू होते हैं। क्योंकि ये लकड़ी का होता है तो अक्सर इसके साथ एक इशू है कि बारिश के टाइम पे अगर फूल गया तो लकड़ी जाम हो जाती है। और दूसरा कैलिपर में क्या है कि जब पेड़ है वो काफी बड़े हैं तो कई बार मेजरमेंट में गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि जब आप कैलिपर से पेड़ को मेजर करने जाओ तो पहले से अच्छी तरह से ओपन करो, इसके बाद पेड़ से लगा दो इसे। ध्यान रखो कि इसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों पेड़ को टच कर रही हो, और आप इसका रिकॉर्ड कर लो, डाटा रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद ही हटाओ, पहले मत हटाओ। इसके साथ क्या ध्यान दोगे, क्योंकि ये बात आर्म तो फिक्स है तो ये 90 डिग्री पर रहेगी, इसका कोई शायद कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मूवेबल है, ये ढीली हो सकती है। तो इसे ध्यान रखते हैं कि ये कहीं टेढ़ी ना हो। अगर ऐसी टेढ़ी होगी तो क्या होगा, डायमीटर ये कम मेजर कर देगी, क्योंकि ये इधर को खिसक जाएगी। और अगर ये इस टाइप की हो गई तो यहाँ पर ये डायमीटर ज्यादा मेजर कर देगी, जबकि प्लांट का उतना डायमीटर है नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो मूवेबल आर्म है वो बिल्कुल उस उसके 90 डिग्री पे हो। इसके साथ ये भी याद रखते हैं कि ये जो है ये इसे टच कर दे, टच ना करे तो वो भी एक इशू है। और फिर ध्यान रखते हैं कि ये टेढ़ा ना हो। टेढ़ा मतलब जैसे यहाँ पर है, अगर किसी प्लांट का ले रहा है तो ये दोनों पूरा पूरा कैलिपर एक ही प्लेन में हो, ऐसा ना कि ऐसा टेढ़ा हो जाए। और तीसरा, अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर अपना मान के चलो प्लांट जो है वो इलिप्टिकल है, तो अगर आपने इसका ऐसे डायमीटर ले लिया तो ठीक है, एक तो डायमीटर मिल गया, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है। तो आपको इलिप्टिकल प्लांट के साथ दो डायमीटर लेने पड़ते हैं उसके 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये कैलिपर से रिलेटेड रूल थे। तो अब आपके पास दो हो गया है, वुडन स्केल हो गया है और कैलिपर। अपना तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है टैप। जो आपके पास इंची टैप होता है घरों में, बस वही है। अब क्योंकि जंगल है, जंगल के साथ रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ के जो टैप हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि टैप जो आपके पास बना हुआ है वो थोड़ा कपड़ा है, यानी कि लेनिन का होगा, जिसके पास प्लास्टिक की कोट होती है। रिमेनिंग क्या है, उससे पहले जब ये प्लास्टिक नहीं चलती थी उस टाइम पर मेटेलिक टैप भी आते थे। जो क्लॉथ या लेनिन के टैप है वो आज भी आपके पास है। अदर भी है, कपड़े के भी टैप आते रहते हैं, तो ये चलता है। मेटेलिक टैप तो आपने आजकल देखे ही होंगे। अब ये टैप क्या करता है, टैप कभी डायमीटर मेजर नहीं करता, टैप हमेशा पेरीफेरी यानी कि गर्थ मेजर करता है। तो टैप के बारे में बोला जाए तो ये एक गर्थ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जैसे कैलिपर को हमने मॉडिफाइड करके उसे बोल दिया गर्थ कैलिपर, तो कैलिपर नहीं। अगर कैलिपर के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा डायमीटर ही मेजर करता है, लेकिन मॉडिफाइड कैलिपर या गर्थ कैलिपर बोला जाएगा वो तभी वो गर्थ को मेजर करेगा। वैसे ही टैप के साथ है, टैप अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा गर्थ ही मेजर करेगा जब तक आपको टैप के आगे स्पेसिफाई ना किया जाए कि डायमीटर टैप। क्योंकि केवल डायमीटर टैप ही है जो हम डाटा जो है वो मॉडिफाइड कर देंगे। स्केल जो है उसकी वो मॉडिफाइड होती है, जो ये डाटा छोड़ता है वो फिर डायमीटर में देता है हमें। तो ये है डायमीटर टैप। इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट और है, जैसे अपने पास स्केल होती है 12 सेंटीमीटर की, इसी टाइप की एक छोटी सी स्केल होती है जिसे बोलते हैं बिल्टमोर स्टिक। लगभग 60 या 90 सेंटीमीटर लंबी होती है, और वो स्टिक जैसी होती है, जैसे हमने वुडन की स्केल में लगा दी है, तो बिल्टमोर स्टिक को भी ऐसे ही पेड़ के सामने लगा देते हैं और देख लेते हैं कि पेड़ जो है वो कितनी एरिया को कवर कर रहा है वो स्केल को, तो इस हिसाब से हम डायमीटर यूज कर लेते हैं। ये एक सिंपलीफाइड है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं देता, लेकिन अगर 19-20 भी है तो अभी अपना काम समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, इतनी ज्यादा 100% एक्यूरेसी की जरूरत होती नहीं है। और इसी में लास्ट एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, वह है व्हीलर्स पेंटाप्रिज्म। ये पेंटाप्रिज्म है क्या, प्रिज्म ही होता है, लेकिन जैसे प्रिज्म है उसमें 5 एंगल है। अब ये है क्या, ये बिल्कुल एक ट्यूब है, एक ये ट्यूब है और दूसरी ये बड़ी, मतलब एक ट्यूब है जो एक के दूसरे के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ है एक पेंटाप्रिज्म और यहाँ पर होता है एक होल। अब आप जिससे देखते हो, मतलब यहाँ पर भी एक प्रिज्म होता है, तो आप जब यहाँ से देखते हो तो ये इस प्रिज्म से एक तो इसकी ये पार्ट दिखता है, दूसरा यहाँ से जो लाइट टर्न होती है ये उस प्रिज्म को मोड़ के यहाँ से जाता है। मीन्स यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होती है। तो आप क्या करते हो, इनके आर्म को इसको इसके अंदर मूव करते हो, जैसे ये छोटा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो एक को दूसरे के अंदर मूव करके आप ये देख लेते हो कि जहां पर ये उसका जो होल होगा ऐसा,
उसमें इस टाइप का दिख जाता कि यहाँ पर पेड़ जो है अपना है, जैसे ये ट्री है, तो इसकी जो ये वाली एज है वहां पर ऐसी दिख रही होगी, इस साइड में ये ट्री की पार्ट है, और नीचे वाले में इस साइड वाला दिख रहा होगा ये वाला। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस सेक्ट होगा, मतलब समझ लो, तो वहां पर ऊपर दिख जाता है कि इसकी डायमीटर कितना है। तो ये काम आता है व्हीलर पेंटाप्रिज्म। कई बार आता है कि व्हीलर पेंटाप्रिज्म क्या काम करता है, तो वो निकालता है अपना डायमीटर। अब ये अपने जो अभी तक इंस्ट्रूमेंट पढ़े, ये जो है जैसे कि व्हीलर पेंटाप्रिज्म है, टैप है, कैलिपर है, और वुडन स्केल है, ये सब क्या करते हैं, ये हमें डायमीटर या गर्थ दे रहे थे किस लेवल पे, ब्रेस्ट हाइट लेवल पर। लेकिन मैंने जैसे बोला कि अपन को अपर स्टेम की जरूरत है, तो कुछ स्टेम जो है वो है अपर स्टेम डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए, तो उन्हें दिखना है। अपर स्टेम के बारे में बात की जाए तो वहां पर एक तो सिंपल सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं हम रूलर। रूलर में क्या होता है, एक फट्टा सा लेते हैं अपन, ये एक जैसे 10 सेंटीमीटर बाय 150 सेंटीमीटर का एक फट्टा सा बड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं लकड़ी का, और उस पर कुछ डाटा लिख लेते हैं। और डाटा लिखने के बाद इसमें 1 मीटर का ये डंडा लगा दिया, और फिर नीचे जितना भी ऊंचाई पर लेना है तो अपना बड़ा सा बम्बू से बांध देते हैं, बम्बू का जो डंडा है उससे बांध देते हैं। अब इसमें करना क्या है, इस फट्टे को, सपोज ये पेड़ है, इसके यहाँ पीछे लगा करके ये आदमी खड़ा हो गया है यहाँ पर। दूसरा ऑब्जर्वर कुछ ऊंचाई से देखेगा तो वो ये देखेगा कि इस फट्टे का कौन कौन सा पार्ट है जो इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, मतलब बीच का पार्ट जो इस पेड़ से नहीं दिख रहा, वो उसकी क्या है, डायमीटर। तो इस टाइप से जो देख लेते हैं वो काम चला हुआ है, वो है अपना रूलर। अब दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट और है जिसे बोलते हैं अपन फिनिश पैराबोलिक कैलिपर। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है कि फिनिश पैराबोलिक कैलिपर क्या काम करता है। तो ये है अपर स्टेम डायमीटर के लिए। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कैलिपर जो आपने पढ़ा था, जो मैंने यहाँ पर बताया था, आपने बचपन से स्कूलों में पढ़ा होगा, जो अपना ऐसा कैलिपर होता है उसमें ये फिक्स आर्म होती है, ये होती है मूवेबल आर्म, और ये अपना मेन रूलर है। इसमें यहाँ कोई मूवेबल आर्म होती ही नहीं है, यहाँ पर ये फिक्स आर्म है, यहाँ पर अपना ये डंडा लगा करके ये टिका देता है, और यहाँ पर ये होती है टेढ़ी सी दूसरी आर्म। तो मेन मुद्दा है कि फिनिश पैराबोलिक कैलिपर में कोई मूवेबल आर्म होती ही नहीं है। और फिर ये नीचे से क्या करेगा कि इसे लगा करके देखेगा कि ये कहाँ तक कवर हो रहा है, तो इस हिसाब से ये अपर स्टेम डायमीटर को मेजर कर लेगा। तो अपर स्टेम में एक तो हो गया अपना रूलर, दूसरा हो गया फिनिश पैराबोलिक कैलिपर। अब क्योंकि इनमें एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, अब अपन को चाहिए और ज्यादा एक्यूरेसी और हाई लेवल की एक्यूरेसी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेंड्रोमीटर अपर स्टेम के लिए। तो पुराने टाइम पे जो मेजर करते थे उसे बोलते थे क्रैमर डेंड्रोमीटर। बस नाम काफी है, आपको ज्यादा डिटेल में बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो क्रैमर डेंड्रोमीटर बहुत पुराना तरीका है, वो से आजकल हम यूज नहीं करते हैं। आज के टाइम पे हम यूज करते हैं ऑप्टिकल वाले, जिसमें एक है ये जो इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है, और दूसरा बार एंड स्ट्रुट ऑप्टिकल डेंड्रोमीटर है। इसमें खासकर इलेक्ट्रो डेंड्रोमीटर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या करता है, किसी भी पेड़ को देखता है, उसकी एक पिक्चर लेता है, पिक्चर में देखता है कि कितने पिक्सल हैं जो उसने इसको काउंट किया है, मतलब कवर किया है इस पेड़ के डायमीटर को। पिक्सल का उसे साइज पता होता है, तो जैसे ही उसने यहाँ पर इसे काउंट किया, उसे पता पड़ जाता है कि इसका डायमीटर कितना है, हाल तुरंत डिजिटली निकल जाता है ये। तो यह है इलेक्ट्रिकल डेंड्रोमीटर। दूसरा है बार एंड स्ट्रुट डेंड्रोमीटर। ये जो डेंड्रोमीटर है वो अपर स्टेम डायमीटर मेजरमेंट में ही काम नहीं आएंगे, और भी जगह काम आएंगे, तो इनके नाम याद रखने हैं। डेंड्रोमीटर के बाद रिलेस्कोप भी आते हैं। रिलेस्कोप भी बिल्कुल सेम काम करते हैं जैसे डेंड्रोमीटर करते हैं। यहाँ पर भी दो टाइप के रिलेस्कोप हैं, एक है बिटरलिच और दूसरा है स्पाइजल रिलेस्कोप। किसी के डिटेल आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप नोट्स में पढ़ ही लेंगे, और ज्यादा डिटेल में इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको उनके नाम याद हैं, आपके ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। ओके। और जब इसकी खासकर स्पाइजल रिलेस्कोप को हमें पढ़ना होगा, वो पॉइंट सैंपलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें होते हैं बैंड। तो बैंड के बारे में जब पढ़ेंगे, तो जब उससे रिलेटेड मैटर आएगा तब पढ़ेंगे, तो उसे थोड़ा आपको सही से समझ में आ जाएगा। वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो रिलेस्कोप में एक है बिटरलुच और दूसरा है स्पाइजल। अब इसके बाद लास्ट अपना ये चैप्टर खत्म हो रखा है, और लास्ट में अपन आ जाते हैं इसकी एक जो खाली की स्पेसिफिक पार्ट है। तो पहला तो ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये बेसल एरिया, आप कई बार फॉरेस्ट्री में पढ़ोगे कि बेसल एरिया फैक्टर, बेसल एरिया ट्री का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, बेसल एरिया है,
तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये जो बेसल एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है क्या। तो ये आपका क्या रहा, ब्रेस्ट हाइट, यानी कि 1.37 मीटर। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी प्लांट का, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया को बोला जाता है बेसल एरिया। क्योंकि हम जो वॉल्यूम मेजर करेंगे आगे फ्यूचर में, जितना भी रिसर्च होता है फॉरेस्ट्री में, तो किसी भी पेड़ के बारे में कुछ भी मेजर करते हैं वो डीबीएच या जीबीएच से ही चलते हैं। तो कोई भी प्लांट का डाटा है उसका बेस यही होता है, इसलिए हम इसी को बोलते हैं बेसल एरिया। जब इस सब्जेक्ट के भी एंडिंग में चलेंगे तो आप बार बार पढ़ोगे बेसल एरिया फैक्टर, बेसल एरिया फैक्टर, तो वो चीजें यही सब बोलेंगे। तो आपको एक तो समझ में आई बेसल एरिया। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लगभग 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 7 to 8 टाइम। अब ये इशू क्या है, आप जो प्लांट है, आपने प्लांट लगाया, आपने टिम्बर के लिए लगाया, ना कि उसकी बार्क के लिए। तो बहुत सारी जगह आपको प्लांट की बार्क है उसे रिमूव कर देनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट आपने जो लगाया था उसका आपने डायमीटर तो ले लिया, लेकिन भाई डायमीटर के बाद जब आप उसे कन्वर्ट करोगे, टिम्बर इंडस्ट्री में जब पहुंचेगा, प्लाईवुड बनाओगे, तो बार्क निकल गई। बार्क निकल गई तो आपको वो वॉल्यूम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर अगर हम बार्क इसकी निकाल देंगे, जब कभी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि आज जंगल में 100 पेड़ लगे हैं, इनकी हम बोली लगा के बेच रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि इनकी बार्क कितनी मोटाई है। क्योंकि अगर ऊपर के डाटा के हिसाब से आपने उन्हें रेट दे दिए, बोली ऊंची लगा करके आपने पैसे दे दिए, तो आपको फटका लग सकता है। तो आप देखोगे कि आखिर उसकी बार्क कितनी मोटाई की है। तो अगर हमने एक बार बार्क की मोटाई निकाल ली तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आखिर हमारा टिम्बर कितनी मोटाई का निकलेगा। तो उसकी मोटाई के हिसाब से फिर अपने रेट तुम लगा सकते हो। दूसरा, कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनकी बार्क बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जैसे कि बम्बू वगैरह, उसकी बार्क का हमारा दूसरा एस्पेक्ट भी है। उसकी बार्क से हम निकालते हैं टेनन, जो चमड़ा इंडस्ट्री को जाता है। तो वहां पर बार्क का इंपॉर्टेंस है, इसलिए वहां पर भी बार्क निकाली जाती है। और वहां पर बार्क के लिए प्लांट लगा रहे हैं, वहां पर वो इसलिए बार्क को मेजर करते हैं। तो मेन मुद्दा है कि आपको बार्क की थिकनेस निकालनी होती है। तो बार्क की थिकनेस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे बोलते हैं स्वीडिश बार्क गेज। इस टर्म को याद रख लेना, कोई ऑप्शन नहीं है और उधर पूछा जाता है। इससे क्या करते हैं, थोड़ा लूज सा एक होल सा होता है इसमें, ये निडल जो है इसकी गोल सी होती है और होल होता है। जब तुम इसे यहाँ पर पियर्स करते हो तो वो आराम से चली जाती है बार्क में। और जैसे ही वो अपनी मेन स्टेम पे टच हो जाती है तो वो अंदर जाना बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी इतनी पैना नहीं होता है कि वो टिम्बर को होल कर सके। तो समझ में आ जाता है कि बार्क कितनी है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बार्क थिकनेस निकालते हैं, बार्क की मोटाई निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं हम स्वीडिश बार्क गेज। अब इस पे जो मैं बताने वाला था, जिस पे एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन आए हैं, वो है कि आपसे पूछा जाता है कि आखिर बार्क की जो मोटाई है वो कितनी है। या टिम्बर की पूछ लिया कि टिम्बर का डायमीटर कितना है अगर उसकी बार्क निकाल दें। या कई बार आपसे ये बोल दिया जाता है कि टिम्बर के, आप एक जंगल में गए, आपको एक पेड़ मिला, उसका डायमीटर इतना है, बाद में आपको पता पड़ा कि उसकी बार्क की थिकनेस इतनी है, तो उसमें जो टिम्बर होगा प्लांट का, उसका डायमीटर क्या रहेगा। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हैं। और या फिर आपसे सीधा सीधा ये फॉर्मूला पूछ रखा है। तो पहले आपको इसका फॉर्मूला का सेंस समझो। देखो, बाहर का जो है इसको बोलते हैं जी डैश। देखो आपको जो चाहिए वो तो आपको चाहिए जी, कौन सा, अंदर वाला। ये है मोटाई बार्क की। बार्क की मोटाई को हम बोलते हैं टी, स्मॉल टी। और ये जो बाहर है उसे बोलते हैं जी डैश। अब इसमें ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो सीधा लिखते हैं जी बराबर जी डैश माइनस 2 पाई टी, यानी कि जी डैश में से 2 पाई टी ये है, इसे घटा दो तो अपनी जी निकल आती है, अंदर का गर्थ जो है वो निकल आएगी। अब यहाँ पर जो बेसिक इशू है अपने पास वो कंफ्यूजन वाला है। कई बार हमें लगता है कि जी बराबर जी डैश है माइनस 2 पाई टी है, या फिर जी डैश बराबर जी माइनस 2 पाई टी है। तो कौन आगे है कौन पीछे, कई बार ये आगे पीछे घुमा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और इस पे जी डैश लगा है मतलब इसमें जी के ऊपर कुछ है, वो है, इसलिए उसमें से ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 पाई टी गया, ये जी के पास कुछ ज्यादा था, वो जो ज्यादा था इसलिए तो हमने इसे घटा दिया। तो जी बराबर जी डैश माइनस 2 पाई टी, ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं और ये अपना जो सेकंड चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन डायमीटर एंड गर्थ ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय। एक जो सर्कल है उसका डायमीटर यानी कि ये और जो इसका ये जो गर्थ है उनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो डायमीटर क्या होता है, सपोज यहाँ पर डायमीटर ले लिया अपन, यहाँ पर नीचे गर्थ का बोल दिया। डायमीटर क्या होता है 2r और ये अपना जो गर्थ है वो क्या होता है 2πr। तो अब ऐसे केस में क्या कट जाएगा अपना 2r से 2r कट गया तो अपना ये रेशियो बचा 1/पाई। तो ये आ गया अपना आंसर। दूसरा, द स्टैंडर्ड ब्रेस्ट हाइट जो है डीबीएच है जो स्टैंडर्ड, वो किस पे मेजर की जाती है। तो इंडिया में अपने यहाँ क्या है 1.37 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वही जो मैंने बोला कि फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग डीओबी टू डीयूबी, कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। अब इसे देखो, ये जो डायमीटर है वो है ओवर बार्क, ये टर्म कई बार आएगा। ओवर बार्क, ओवर बार्क का मतलब जो बार्क के ऊपर से, और डायमीटर अंडर बार्क मतलब जब डायमीटर है उसे जब बार्क को निकाल दिया। कौन सी बार्क को निकाल दिया, जो हम यहाँ पर देख रहे थे ये वाली, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है ओवर बार्क और यहाँ अंडर बार्क बीच में कहीं लिखा होगा। तो जो डायमीटर ले रहे हो अगर आपने इसको पूरा डायमीटर ले लिया ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिया, ये है अपना डायमीटर ओवर बार्क मतलब बार्क के ऊपर से लिया। फिर आपने जब बार्क को रिमूव कर दिया तब आपने ये वाला लिया तो इसे बोलते हैं डायमीटर अंडर बार्क। तो आपसे ये पूछ लिया कि डायमीटर अंडर बार्क वाला अगर आपको निकालना है ऊपर, तो उनके बीच का जो कन्वर्टिंग फैक्टर है, कन्वर्टिंग जो फॉर्मूला वो क्या है। मैंने आपसे बोला था कि G बराबर G डैश माइनस 2πt, वो ये रहा। इसको याद रखना है, वो कई बार यहाँ पर टी के टाइम पे कुछ फ्लक्चुएशन कर देंगे, उल्टा सीधा लिख देंगे, जैसे यहाँ पर एच लिख दिया, या फिर यहाँ पर जी में जैसे यहाँ पर जी डैश बराबर जी माइनस 2πh मतलब 2πt भी कर दिया तब भी कंफ्यूज हो जाता है कि जी में से जी डैश हटाना है, जी डैश में से जी हटाना है। तो याद रखो कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा था इसलिए हम यहाँ पर हटा रहे हैं उसमें से, घटा रहे हैं उसमें से। तो जी बराबर जी डैश माइनस 2πt ही आंसर रहेगा। यहाँ अपना चैप्टर सेकंड था वो हो जाता है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपना अगला चैप्टर, वो है अपना हाइट मेजरमेंट। देखो अपना जो फाइनल एम है वो है वॉल्यूम मेजरमेंट करना किसी भी ट्री का, और वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए अपन को पहले चाहिए होता था डायमीटर या गर्थ, इसके बाद उसकी चाहिए हाइट। तो अगर हाइट और डायमीटर मिल गया मतलब अपना दो काम तो हो गए। इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या है, वो चाहिए इसकी रेट ऑफ टेपरिंग। टेपरिंग क्यों चाहिए, क्योंकि प्लांट जो इधर है वही डायमीटर ऊपर नहीं है, अगर ऊपर भी सेम होती तो अपन इसका, जैसे अपन किसी सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के में क्या करते कि इसका यहाँ का अपन डायमीटर या पेरीफेरी लगा देते, सपोज डायमीटर यहाँ का लगा दिया, इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकाल लिया। लेकिन क्योंकि ये सिलेंडर बिल्कुल सिलेंड्रिकल ना होकर के अपना पेड़ इस टाइप का है, तो हमें एक तीसरी चीज भी चाहिए और वो चाहिए इसकी टेपरिंग। तो टेपरिंग को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें इसका एक्चुअल में वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड स्टेप है वो है हाइट मेजरमेंट। तो यहाँ पर एक तो हम ये पढ़ेंगे कि हाइट मेजरमेंट कैसे करना है और उसके मेथड क्या है, मतलब कौन कौन से तरीके से हम हाइट मेजरमेंट कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे अपने जब डायमीटर लिया था तो वहां पर भी इशू थे कि पेड़ टेढ़ा है, या जमीन थोड़ी झुकी हुई है, या एंडुलेटिंग जमीन है, हिल्स है, या फिर अपना पेड़ बाइफरकेट है, उसी टाइप की यहाँ पर सिचुएशन आएगी कि आपका पेड़ किस जगह पर है, तो लोकेशन से रिलेटेड इशू आएंगे। और मैन लास्ट में अपना ये आएगा कि यहाँ पर भी मेजरमेंट में कई बार गलतियां हो जाती हैं, चाहे गलतियां वो आपकी तरफ से हों या पेड़ की साइड से हों, या जो इंस्ट्रूमेंट या टूल हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ एरर आ जाए उसकी वजह से, और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज करके अपने इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो पहले तो हम पढ़ते हैं पेड़ से संबंधित कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखो जंगल में क्या होता है, पेड़ यूजुअली जो होते हैं ये तो अपना आइडियल पेड़ है, ऐसे पेड़ हमें बहुत कम मिलते हैं जहां पर नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल क्लीन स्टेम मिल जाए। जंगल में जो पेड़ मिलेंगे जनरली उसमें एक ग्रीन ब्रांच बहुत पहले मिल जाती जो उसके क्राउन का पार्ट नहीं है। तो कई बार इशू होता है कि ये ग्रीन ब्रांच तो है, अभी क्राउन का बात मानी जाए या नहीं, यानी कि इसे क्राउन का पार्ट माना जाए या नहीं।
तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो बाद में एक एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया, बोला एक काम करो कि देखो इससे पहले की जो डेड ब्रांच है उन्हें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लिविंग ब्रांच हो, जो पहली ग्रीन ब्रांच हो, उसको हम ले लेंगे। और ये जहां से क्राउन बन रहा है इसको बोलते हैं हम क्राउन पॉइंट, और ये जो फर्स्ट है इसे बोलेंगे लोएस्ट ग्रीन ब्रांच। इनके बीच के पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ये जो पॉइंट है बीच का, इससे ये जमीन से कितना ऊंचा है इसे हम बोलते हैं क्राउन हाइट, क्योंकि ये क्या है, ये हो गया ट्री का क्राउन, ताज है। तो ये इस पॉइंट से जो ऊपर है इसे बोलते हैं हम क्राउन हाइट। और ये जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, क्राउन की लंबाई। मैंने जैसे अगर आपसे पूछा आपकी लंबाई कितनी है, आप बोलोगे 5 फुट 4 इंच फॉर एग्जाम्पल। तो लंबाई की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप अपनी सीधी की सीधी स्ट्रेट बता रहे हो कि आपकी फुट से लेके आपका जो टॉप है वहां तक की कितनी है। तो अगर क्राउन की बात की जाएगी, क्राउन लेंथ, तो वो यहीं से शुरू होगी, इस पॉइंट से लेके इस तक की। अगर मैं एक टर्म और बोलूं कि क्राउन विड्थ क्या है, तो आप इसके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को, जैसे कि इसका शैडो में देख लो, तो ये इसकी क्राउन विड्थ है। तो क्राउन विड्थ हो गई, क्राउन हाइट हो गई, क्राउन लेंथ हो गई, क्राउन पॉइंट हो गया। एक टर्म और होता है, वो है बोल हाइट। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट ट्री है उसमें ट्री जो है, यानी कि ट्री का जो स्टेम है, उसको हम बोल बोलते हैं, बोल या ट्रंक। तो ये जो बोल हाइट का मतलब है कि वो ऊंचाई जहां तक अपन को स्ट्रेट जो स्टेम है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाए। अब ये अलग है कि इसके जो बोल हाइट है इसके अलग अलग टाइप होंगे, जैसे कि अपनी इंडस्ट्री है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ स्टैंडर्ड बोल हाइट होगी, कोई कॉमर्शियल बोल हाइट होगी, कोई पेपर वालों की अपनी बोल हाइट होगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इनके वेरिएशन आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे चलेंगे ये चीजें आती जाएंगी और उन्हें एडजस्ट उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। यहाँ पर अपना जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट हो गया, तो अब अपन देखते हैं कि आखिर अपन प्लांट की हाइट कैसे मेजर करते हैं। तो हाइट मेजरमेंट करने के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है रामू काका वाला। ये आगे जाकर के देखते हैं पेड़ को और बता देते हैं ऐसे सोच करके कि भाई क्या है, बोला 15-16 मीटर का होगा। अब ठीक है, 15-16 का ना सही, 2-4 मीटर ऊपर या 2-4 मीटर नीचे। बट यहाँ पर एक जनरल एस्टिमेशन मिल गया कि हाँ ये 15 का बोला है इन्होंने, तो 12 का हो सकता है या 18 का हो सकता है, लेकिन 2 या 3 मीटर का तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्केल है वो आपके ब्रेन में है, और आपके जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी परसेप्शन है, उसके हिसाब से आपने बताया। तो इसे बोलते हैं हम ओक्यूलर मेथड। दूसरा मेथड है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब इसमें आप कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज नहीं करते हो। एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे आपने किसी पेड़ की शैडो जो उसकी छाई है उसके हिसाब से देख लिया, या कोई पेंसिल या पोल है उनके हिसाब से देख लिया। ये कैसे करेंगे ना, एक एक करके अपन तीनों को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आएंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये वो मेथड है जिसमें हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी या टूल को यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पूरे ग्राफ को बहुत सावधानी से समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होंगे। अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रिंसिपल है, एक है जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल। जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल मतलब वो प्रिंसिपल जो सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल मतलब वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको याद रखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियन हिप्सोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे बेस्ड है। यहाँ पर अब हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं को एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो आपको इनके धीरे धीरे इनके जो प्रिंसिपल है वो भी समझ में आ जाएंगे, और इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें सबसे पहले अपन एक एक करके जब करेंगे तो सबसे पहले अपना ऑक्यूलर एस्टिमेशन वाला बात है। जो मैंने रामू काका की स्टोरी बता दी, तो ये भाई ये जो पेड़ को देख करके बता देगा कि कितनी है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाली बात की जाए तो ये भी नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाले एक टाइप से सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है।
सिमिलर ट्रायंगल के पे कैसे, ये बोलेंगे देखो सिमिलर ट्रायंगल का मुद्दा समझ लेते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, इसकी टॉप की हाइट ए है और बेस है बी पे है। सपोज यहाँ पर अपने सूरज देवता हैं, तो इन्होंने यहाँ पर लाइट छोड़ी, इसकी शैडो जो है वो इस पॉइंट तक गई है। यहाँ पर अपने एक डंडा गाड़ दिया था, डंडा की भी शैडो उसी एंगल से जाएगी। तो अगर अपने ये मान ले कि सपोज अपना 1 मीटर का डंडा है और उसने यहाँ पर 1.5 मीटर की शैडो बनाई है, तो इसका मतलब है कि ये पेड़ जितना भी है, अगर इसकी जो शैडो है वो अगर 15 मीटर की है, तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर की। मतलब ए बी बटे ए बी, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये बी सी बराबर बी सी, ये वाला डिवाइडेड बाय ये बी सी डैश। तो ये सिमिलर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट रहा। अब इस बेस पे कौन से मेथड है, अपने 3 मेथड है। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये है शैडो मेथड। इसमें अपन ये बराबर ये बराबर ये कर देते हैं तो अपना निकल आता है। दूसरा इसमें आता है सिंगल पोल मेथड। अब क्योंकि इसके साथ ये होता है कि सन जो है उसकी डायरेक्शन या पर्टिकुलर टाइम का भी इशू होता है। आपकी जो शैडो है, अगर आप दोपहर में चलेगा तो शैडो बहुत कम बनेगी, और आप में तो मेजर कर नहीं पाओगे, जमीन कई बार सही नहीं होती है, तो इसके साथ थोड़े इशू हैं। आप सुबह या शाम को चलेगा तो शैडो बहुत बड़ी बनेगी, पता पड़ा पेड़ से 10 गुना आप जंगल में मेजर नहीं कर पाए। दूसरा जो जंगल है वहां पर कोई पेड़ की मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पेड़ घने होते हैं। जब घने जंगल है तो पेड़ की शैडो जमीन पे पड़ ही नहीं रही है, तो आप कहाँ मेजर करोगे। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए शैडो मेथड सिंगल पेड़ के लिए अपने आसपास की कहीं वहां तो देखा जा सकता है, लेकिन जंगल में ज्यादा सुटेबल नहीं है। दूसरा मेथड होता है सिंगल पोल मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक हाथ लिया, उसमें एक स्टिक पकड़ दी, अपनी आंख से देख लिया कि अच्छा स्टिक का बेस तो यहाँ पर टच हो रहा है और इसका टर्न ये यहाँ से। अब हाथ को वहीं सीधा रख के हम इसे 90 डिग्री पे घुमा देंगे, और हम ये इस पर्सन को बोलते जाएंगे, यहाँ पर कहीं खड़ा, जो यहाँ खड़ा था उसे बोलेंगे आते जाओ आते जाओ आते जाओ। वो यहाँ पर है, जैसे ही इनकी स्केल यहाँ से टच हो गई उसे बोल देंगे बस रुक जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल था वो ये ट्रायंगल सेम हो गया। इसका मतलब ट्री की हाइट और ये डिस्टेंस एक ही हो गई, तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। ओके। तीसरा मेथड है पेंसिल मेथड। पेंसिल में भी सेम वही करेंगे कि ये बच्ची है, इससे बोलते हैं कि अच्छा पेंसिल से देखेंगे बेस ये है, ट्री की टॉप यहाँ कट रही है, फिर पेंसिल को झुका देंगे और इससे बोलेंगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ गई, तो समझ लो कि यहाँ पर ये है वो। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आंख से और स्केल के बीच की जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये जो मूव कर रहा है वो इससे हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नहीं कि ये पीछे चला गया, पीछे चला गया तो हाइट ज्यादा निकल आएगी। इसमें ये एरर भी होते हैं, बट ये काम चलाऊ मेथड है। तो ये पेंसिल है, सिंगल पोल है और शैडो मेथड है, काम चलाऊ मेथड है, इनको यहाँ पर काम कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अपने जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल थे वो हो गए। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अपन इंस्ट्रूमेंटल को पढ़ेंगे। जो शैडो मेथड ऑफ मेजरिंग ट्री हाइट इज, शैडो मेथड है वो कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है? नहीं, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। शैडो में एक डंडे से या रस्सी से भी काम हो जाता है, तो ये है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। ऑकुलर मेथड है? नहीं। साइन मेथड, साइन कॉस थीटा, वो वाली नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो है एमपीपीएससी एसीएफ का है, 2014 का पेपर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, अपना ये ग्राफ जो चल रहा था, तो अपन ने इसे पढ़ लिया, ये हो गया। अब अपन आएंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड पे। तो पहले तो हम इनके प्रिंसिपल को समझेंगे, इसके बाद फिर हम इनके एक एक करके ना चीजें पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल में वैसे बता चुका हूँ आपको कि एक तो है जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, जिसपे अपने शैडो मेथड वगैरह भी बेस्ड थे नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इसमें यही होता है कि हम इसको इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं और इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे ये लिख रखा है, इस टाइप से अपन कंपेयर करके कर देते हैं। तो अगर हमें इसमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? ए बी अपॉन ए बी, तो हम यहाँ पर ए बी निकाल लेंगे। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल में वही होता है कि अगर हमने बेस को मेजर कर लिया, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर अगर ट्री हुआ, बेस लंबाई कर ली, ये एंगल मेजर कर लिया, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर अपना होता है h इक्वल टू डी टेन थीटा। ये सिंपल सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डी टेन थीटा, h होता है ये हाइट, डी होती है डिस्टेंस
और ये होता है एंगल। तो H इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूले को सही से लिख लो, H इक्वल टू डी टेन थीटा। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, ये H इक्वल टू डी टेन थीटा, स्टार लगा लेना इस पर, सीधा सीधा पूछ रखा है ना। तो इसको कॉन्सेप्ट को यूज करके साइन टेन थीटा और कॉस थीटा को यूज करके हम यहाँ मेजर कर लेते हैं। तो अब पहले हम जो जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल है उनके बेस पे चल लेते हैं, उन्हें करके निकाल लेंगे। तो पहले तो एक सिंपल सी सिटी के लिए, जिससे आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल ऑफ हाइट मेजरमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, ये भी एमपीपीएससी का एसीएफ का है। तो देखो यहाँ पर अपने जियोमेट्रिकल वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ही है। तो यहाँ पर देखो एबनी लेवल ये रहा, सिम्थी जिप्सोमीटर वो यहाँ पर रहा, हेगाल्टीमीटर यहाँ पर रहेगा हेगाल्टीमीटर, और रिलेस्कोप स्पाइजल, और दो रिलेस्कोप होते हैं, स्पाइजल है और एक और टेली रिलेस्कोप। तो रिलेस्कोप भी इधर रहेंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया सिम्थीज हेप्सोमीटर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इनको दोनों को इंस्ट्रूमेंट को, एक तो इंस्ट्रूमेंट समझना है और दूसरा कौन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है इसे समझना है। अब अपन इनकी बेसिक चीज पे आएंगे। एक और क्वेश्चन इसी पे, नेम ऑफ करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ ट्री बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिंसिपल, जो सिमिलर ट्रायंगल का प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर भी अपना क्या है, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, ये रहा पहला वाला क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। ठीक है। ये जो क्लिनोमीटर है वो एंगल पे काम करते हैं, इन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो अल्टीमीटर, अल्टीमीटर आपने पता है अल्टीट्यूड, तो ये अल्टीमीटर होता है वो मेजर करता है हाइट। तो हाइट मेजरमेंट में अल्टीमीटर भी यूज करते हैं, लेकिन ये किसी न किसी एंगल को मेजर करके चलेंगे। क्लिनोमीटर है, क्लिनोमीटर ये स्लोप को मेजर करने में काम करता है। इसका मतलब जैसे कि ये ढलान है, आपकी पहाड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ढलान है कोई पहाड़ी की, तो ये स्लोप को मेजर कर देता है। तो क्लिनोमीटर भी हम क्योंकि एंगल मेजर करते हैं तो क्लिनोमीटर भी यूज होगा। तो कोई भी क्लिनोमीटर है वो ट्री की हाइट मेजर करने में यूज की जा सकती है। ओके। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चीज ध्यान देना है। अब अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट थे, तो पहले तीन वालों को पढ़ लेते हैं। उनमें पहला था क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। क्रिश्चियन हिप्सोमीटर में क्या होता है कि एक लंबा सा एक पट्टी होती है, जैसे अपनी स्केल होती है। ये स्केल स्केल जो है वो लगभग 33 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसमें यहाँ पर एक छोटा सा हॉल होता है जिसे अपन जीरो मान लेते हैं। फिर इसमें ऐसी स्केल शुरू होती है बेंड 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 सी, और यहाँ पर लास्ट की है। लंबाई कितनी है, 33 सेंटीमीटर। कौन सा नाम है इसका, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। दूसरा होता है स्टाफ। स्टाफ मतलब एक डंडा सा होता है जो एक के दूसरे घुसे होते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो आसानी से जानते हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आया स्टाफ तो एक बार गूगल कर ले, नहीं तो जब फॉरेस्ट सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब इसे स्टाफ से ही काम चलाना है अपन को पूरा। तो ये क्वेश्चन हिप्सोमीटर में क्या करता है कि ये बंदा जाएगा, एक आदमी से बोलेगा कि इस पेड़ के बगल में खड़े हो जाओ, तो ये स्टाफ लेके यहाँ खड़ा होगा। ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ एक हाथ से पकड़ के यहाँ हवा में लटका लेंगे इसे, इसे क्वेश्चन हिप्सोमीटर को। और यहाँ से देखेंगे इसका जो टॉप है, जो जीरो हॉल है, यहाँ पर एक हॉल है जो जीरो, उस हॉल से देखते हैं इस ट्री के टॉप को। और एक बार इन्हें ट्री का टॉप दिख गया तो फिर ये अपने आगे पीछे करके ऐसे देखते हैं कि इसका जो बेस है वो यहाँ ट्री के बेस से मिल जाए। तो फिर यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये किस हाइट पे इनका ये कट हो रहा है। अब जैसे ये कट गया तो इनके क्या बन गए, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन से बन गए, ए बी सी और ई। और वैसे ही इनका हो गया ए, एक दूसरा और तीसरा। तो भाई ये फिर निकाल ले, ए बी ये ए बी बराबर ए बी, और फिर यहाँ बी डी बराबर बी डी। तो यहाँ से बी डी बराबर ये बी डी। तो ये सिमिलर प्रिंसिपल के बेस पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट पे, और ये निकाल दिया क्रिश्चियन हिप्सोमीटर पे। तो क्रिश्चियन हिप्सोमीटर की अगर एडवांटेज की बात की जाए तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है क्या, यहाँ से आपको अपनी, आप कहाँ खड़े हो, क्या पेड़ से आपकी डिस्टेंस मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। आपने बस जो स्टाफ लिया था उसी से काम हो गया। तो इसका पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव की बात की जाए तो इसे जब अपन हाथ में ऐसे हवा में लटका के पकड़ते हैं तो चलो एक दो पेड़ तो निकालिए, इसके बाद अपना हाथ दुखने लगता है।
और फिर अगर ये हवा में पकड़ते समय हवा चल रही है तो ये स्विंग हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिससे ये ज़्यादा सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये हो गया क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है सिंथीज हिप्सोमीटर। इसमें क्या है, एक ऐसा जैसे अपना बीजना होता है उस टाइप का एक लकड़ी का पुट्ठा लेते हैं और वहां पर एक ग्राफ पेपर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छेद करते हैं और इस पे एक लगा देते हैं प्लम बॉब। ये जो अपने मकान बनते हैं तो एक जो लट्टू लटकाते हैं बगल में, इस टाइप का ऐसा गोल सा होता है और ये मेजर करते हैं। उसमें एक इस टाइप की डंडी सी होती है कि जो दीवार बना रहे हैं वो दीवार बिल्कुल सीधी वर्टिकल जा रही है नहीं। तो ये जो प्लम बॉब होता है उसे यूज किया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि देखो इसका बेस तो ये है और हाइट ये है, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है। यहाँ पर यहाँ बेस लिखा है, यहाँ इसका हाइट लिखा है और ये भी 30 तक जा रहा है। तो ये है सिम्थीज हिप्सोमीटर, इसका ये है हैंडल। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो नीचे है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो हाइट को दिखाता है H4H, और जो इसकी वर्टिकल स्केल है वो इसकी बेस को दिखाता है, ट्री के बेस को दिखाता है। इसके साथ क्या होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम पकड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपना कोई पेड़ है, ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा इसका ये रहा हैंडल, और हम यहाँ से ऑब्जर्वर जो है उसकी आंख से देखेगा इसे, और इसे प्लम्ब ऑफ यहाँ से ऐसा लटका होगा। तो इसे वो आगे पीछे करके इसी हिसाब से एडजस्ट करता है कि प्लम्ब ऑफ यहाँ से ये 30 पे आ जाए। तो उसकी बेस से डिस्टेंस अगर 30 मीटर है तो उसे एडजस्ट करके वो प्लांट की हाइट निकाल लेता है। अब कैसे निकाल लेता है ये अपना अभी पार्ट नहीं है, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तब इसे यूज कर लेना। बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है तो ज्यादा टेक्निकल की जरूरत है नहीं अपन को। अब मुद्दा है इसके एडवांटेज की, तो क्योंकि ये लकड़ी का बना है और इस पे पेपर लगा है तो पेपर अपन को कहीं भी मिल सकता है, आसानी से तैयार किया जा सकता है। लकड़ी का बना है तो सस्ता भी है और कहीं भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई अमेरिका से डिफेंस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो यही है कि लकड़ी का बना हो, ऊपर से कागज चिपका है, तो अगर आप जंगल में चले गए और बारिश हो गई तो ये पेपर धुल जाएगा और लकड़ी है वो स्वेलिंग हो जाएगी, तो आपका हथियार जो है वो हो गया खराब। तो ये है सिंथी जिप्सोमीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहला आपका हो गया क्रिश्चियन, दूसरा हो गया सिंथी, अब तीसरा है इम्प्रोव कैलिपर। इसी में जो इम्प्रोव कैलिपर है, आप कैलिपर तो समझती हो, बस उसमें भी कुछ नहीं करना है कि इम्प्रोव में कुछ अलग नहीं है। इसमें यहाँ पर छेद करके हम लट्टू टांग देते हैं, पर्पज वही है, अपन को एंगल बनाना है। ये सभी के सभी सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो बस वही काम करना है। यहाँ पर हमने कैलिपर को ये आर्म को ऊपर नीचे करेंगे और करके ये बनाएंगे ट्रायंगल, 1 2 और 3, और फिर एक एंगल दूसरा और तीसरा। तो इस टाइप से जो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, कौन कौन सा, एक मिनट, एक तो अपना ट्रायंगल बना ये वाला, और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। तो इस टाइप के दो ट्रायंगल बन गए, उनको कंपेयर कर लेते हैं, बस इतने से काम हो जाता है। ज्यादा चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की जरूरत है नहीं। अब ये तो रहे अपने नॉन इंस्ट्रूमेंटल, वो सॉरी ये तो इंस्ट्रूमेंटल ही है, लेकिन ये सब के सब अभी तक जो हमने पढ़े ये वो है जो बेस्ड थे सिमिलर ट्रायंगल पे। अब आएंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री वालों पे। ट्रिग्नोमेट्री में पहला आ जाता है अपना ब्रांडिस हेप्सोमीटर। जो डेट्रिज ब्रांडिस पढ़े थे उन्हीं ने बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। अब इनने कोई फुंतरू तो नहीं मारा था, इन्होंने एक ऐसा ट्यूब ले ली थी, कहीं से जुगाड़ कर ली होगी, सेकंड हैंड मिल गई होगी, उसके ऊपर इन्होंने एक ऐसी रोलिंग व्हील लगा दिया। वो व्हील में क्या है, नीचे की साइड लगा दिया था लट्टू, जिससे कि अगर ये अपनी जो ये जो स्केल है यानी कि ये ट्यूब है, अगर वो इस ट्यूब को ऊपर कर ले या ट्यूब को नीचे कर ले तो ये घूम करके, ये लट्टू है क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो उन्हें एक्चुअली अपनी स्केल की यानी कि जो ट्यूब है, मेटेलिक ट्यूब है, उससे जब भी ऊपर नीचे करें तो उन्हें एंगल पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में ये प्लेन से कितने ऊपर या नीचे की तरफ एंगल है। तो ये है अपनी ब्रांडेड सेप्सोमीटर, सिंपल सा है। और इनके साथ एडवांटेज ये है कि ये 60 डिग्री सेल्सियस मतलब 60 डिग्री तक ऊपर या नीचे तक मेजर कर सकते थे। इसमें एडवांटेज ये है कि सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 100 150 में बनाया जा सकता है।
डिसएडवांटेज भी यही है कि ज़्यादा ही सिंपल है। दूसरा है एबनी लेवल, इसे आप में से कई लोगों ने इसे देख रखा होगा, बिल्कुल वही एंगल मेजरमेंट का काम है, बस जो ब्रांडेड सिप्सोमीटर है उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मतलब वो जुगाड़ू था, ये थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज है। इसमें भी क्या होगा, यहाँ एक लेंस होगा, आई पीस होगा, यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट पीस है मतलब ग्लास, वो अपना जो लेंस है वो होगा। यहाँ पर एंगल के लिए ये है जो एंगल के लिए है, और यहाँ पर लगा होता है अपना जो एयर बबल वाला जो अपना लेवल है नहीं, स्प्रिट लेवल, तो यहाँ लगा होता है लेवल। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से देखते हैं ट्री की टॉप को। अगर हमने ट्री की टॉप को देख लिया, जैसे यहाँ पर एक पेड़ खड़ा कर दो, एबनी लेवल लेकर के एक बंदा है, यहाँ से उसने ट्री की टॉप को देख लिया, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल है उसे ये एंगल मिल जाएगा। अगर उसे एंगल मिल गया तो उसे ये डिस्टेंस मालूम पड़ गई। सपोज ये मैंने बोला h इक्वल टू डी टेन थीटा, तो क्योंकि ये सपोज यहाँ पर जो है उसकी जो आँख की ऊंचाई है वही ये है, तो उसे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ये मालूम है, और ये जो डिस्टेंस है वही ये वाली है। तो एक बार वो प्लांट से अपनी डिस्टेंस निकाल लेता है और इसमें फार्मूले में पुट करके अपनी हाइट जोड़ देता है, तो h इक्वल टू डी टेन थीटा, तो यहाँ से h निकाला है प्लस उसने अपनी हाइट जोड़ दी। तो जैसे ही उसने अपनी हाइट जोड़ दी उसका प्लांट की एक्चुअल में हाइट निकल आती है। तो ये है एबनी लेवल। अब एबनी लेवल पे जैसे क्वेश्चन है कि हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिनेट स्लोप एलिवेशन एंड हाइट, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो और भी यूज है, लेकिन यहाँ पर आपने एंगल निकाल रहे हो, एंगल निकाल रहे हो तो आप प्लांट की हाइट ही नहीं निकाल रहे हो, आप किसी स्लोप का एंगल निकाल सकते हो, या किसी पहाड़ी की ऊंचाई नीचाई भी एलिवेशन देख सकते हो, या हाइट। तो बहुत सारी जगह इसे यूज, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन्हें कहीं ना कहीं ये सब क्या है, क्लिनोमीटर है, तो उसी के बेस पे है, तो इसलिए यहाँ पर एबनी लेवल इसका अपना आंसर आ गया। बिल्टमोर स्टिक मैंने बोला था कि पटरी जैसी है जिसका ट्री के डायमीटर मेजरमेंट में काम करते थे। गूगल कर लेना एक बार इमेज को। इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रेसलर बोरर, जैसे कि स्वीडिश बार्क गेज है वैसे ही प्रेसलर बोरर है, इसमें भी ऐसा एक हैंडल निडल सी होती है ऐसा, और इसे भी जो ट्री है उसमें ऐसा अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। पर्पज होता है इसकी जो एनुअल रिंग्स होती है उनको काउंट करने का, तो इसका इससे स्लोप से कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद आता है कैलीपर, कैलीपर को अपन पढ़ ही चुके हैं, वुडन कैलीपर है, फ्लूरी फ्रेम कैलीपर है, मॉडिफाइड कैलीपर है। कैलीपर में हम यूज किया जा सकता है प्लांट की हाइट को, लेकिन ये स्लोप और एलिवेशन करना, क्योंकि एंगल मेजरमेंट करना कैलीपर की बस की बात नहीं है, तो इसलिए अपन सीधा सीधा एबनी लेवल इसका आंसर लगा देंगे। एबनी लेवल के बाद एक अगला इंस्ट्रूमेंट आएगा, वो है हैगा अल्टीमीटर। बस आपको इसका नाम समझ लो कि हैगा अल्टीमीटर है, पिक्चर देख लो, इसमें भी वैसे ही करेंगे, सेम प्रिंसिपल पे होंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल किसमें क्या है, ये चीजों के पर्पज अपने है नहीं। हैगा के बाद अपना आएगा एक और आता है ब्लूमलेस हिप्सोमीटर। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका काम हम यहाँ यूज करते हैं, बस इतना समझ में आ गया, काम हो गया। हैगा अल्टीमीटर में भी जैसे स्केलिंग होती है वैसे यहाँ पर ब्लूमलेस में भी स्केलिंग होती है। स्केलिंग जो है इन्हें अपन पढ़ेंगे, लेकिन बाद में, कब, जब इन्वेंट्री, फॉरेस्ट इन्वेंट्री पढ़ेंगे सब्जेक्ट के लास्ट के चैप्टर। इसके बाद यहाँ पर एक रिलेस्कोप है, जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में बताया था, स्पाइजल रिलेस्कोप और टिली रिलेस्कोप, तो उनको भी यहाँ यूज कर लेते हैं। रिलेस्कोप के बाद एक सुंटोक्लिनोमीटर है, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली आईसीआर वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाले छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें इस क्लिनोमीटर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर लगाओगे उनमें कभी आप सुनोगे नहीं कि ये सुंटोक्लिनोमीटर होता क्या, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी में काफी यूज करते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, जैसे सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है एक छोटा सा, इसमें एक यहाँ पर होल होता है, छेद, ये होल से आंख से उस होल में से देख लेते हैं। तो जैसे ये देख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई मेजर करना चाहता है, तो इसने इस पॉइंट को यहाँ से देख लिया, तो ये बता देता है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है उसके हिसाब से एंगल बता रहा होता है, तो एक्चुअल में इसमें डायमीटर भी सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया जाता है उसके साथ साथ। तो ये सुंटोकोलीमीटर को आपको समझ में आना चाहिए कि सुंटोकोलीमीटर प्लांट हाइट में यूज करते हैं, अपना काम खत्म। अब यहाँ पर कुछ प्लांट की केस स्टडीज है, उसके बाद अपना चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। केस स्टडीज कैसी, जैसे पिछली बार पढ़ा था पेड़ों के साथ कि झुके है या जमीन है, वैसे ही यहाँ पर है। मान के चलो आपका जो पेड़ है वो नॉर्मल हाइट पे है, आपने यहाँ से एंगल मेजर किया,
तो इसकी ट्री की हाइट क्या होगी? अगर आपको इस टाइप के मतलब कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आ गए तब की काम किया है। वैसे अपने लिए जनरल यूज नहीं होते, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसका मैंने जैसे बताया था कि ये हाइट क्या है अपना, ये सपोज है h और ये डिस्टेंस है अपनी d। तो अपन क्या करते थे, h इक्वल टू डी टेन थीटा। अब यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर डी टेन अल्फा। ठीक है, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये क्या आ गया, ये वही है। यहाँ डी जो लिया था वो क्या अपनी BC, तो ए बी बराबर क्या है, BC टेन अल्फा प्लस। प्लस क्यों जोड़ रखा है, क्योंकि इससे तो हमें ये वाला एच मिलेगा, लेकिन एक्चुअल प्लांट की हाइट तो ए से डी तक और डी से बी तक है। तो यहाँ पर ये जो डी बी है इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ये उतनी इसकी आदमी की हाइट है। तो यहाँ पर हम ईसी लिख लेंगे। सिमिलर प्रिंसिपल यहाँ पर चलेंगे कि जब वो यहाँ आ जाएगा तो ये प्लांट को यहाँ पर देखेगा हॉरिजॉन्टल पर, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। तो यहाँ पर वो दो एंगल ले लेगा, एक ऊपर का एंगल और एक नीचे का एंगल। और क्योंकि प्लांट हाइट में दोनों ट्रायंगल को जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। एक बार कैलकुलेशन देखोगे इनकी तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये ईडी है, इसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पर फिर हम उसे कॉस बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं इस लेंथ में। यहाँ पर आपको किसी फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिमिलर इशू इसके साथ भी चलेंगे, मतलब ऊंचाई नीचाई बढ़ती रहेगी, उनको एक बार समझो देखो। पर्पज यहाँ पर यही है कि इस टाइप के अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गए तो आप उन्हें हैंडल कर पाओ। और इससे ज्यादा अपन को कभी फॉर्मूले नहीं आएंगे। अगर फॉर्मूले कभी आपसे क्वेश्चन में आता है तो वो यही आता है, एच इक्वल टू डी टेन थीटा। इसी पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा। कई बार वो सीधा सीधा पेड़ दे देते हैं कि पेड़ आपका इतना ऊंचाई है, उसका एंगल इतना है, तो कितनी हाइट होगी। अब इसके बाद है सोर्स ऑफ एरर, जो लास्ट पार्ट है इसका। तो सोर्स में क्या हो सकता है, एक आपकी एरर है, आप थकावट हो गई, आपको आलस आ रहा है। दूसरा, आप प्लांट की हाइट ले रहा है लेकिन प्लांट अपोजिट साइड की तरफ झुका है, प्लांट इस साइड का अगर सपोज अपोजिट में हुआ तो ये आपकी प्लांट की हाइट ये है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम जाएगी, क्योंकि आपके हिसाब से यहाँ पर आ रही होगी, टेढ़ा होगा, क्योंकि एंगल आपका थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से न लेकर के यहाँ से ले रहे हो। तो पेड़ टेढ़ा है या आपकी साइड अगर झुका है, अगर ये प्लांट इधर झुका होता तो ये प्लांट यहाँ आता, तो आपका एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो प्लांट झुका है, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इशू होते हैं। तो ये जो एरर है इन्हें देख लेने का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और लास्ट में अपना यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन बचे होंगे तो उन्हें देख लेंगे। तो अब अपना आएगा अगली स्लाइड में जो पढ़ेंगे वो आएगा ये चैप्टर 4 से, कि हम स्टेम की फॉर्म आखिर कैसे स्टडी करें।